जिस देश में देवियों को दुर्गा, सरस्वती, काली स्वरूप में पूजा जाता है, ना जाने कितनी सैकड़ों देवियों को पूजा जाता है, उसी देश में हर दिन सैकड़ों देवी स्वरूप बेटियों को हैवानियत और हत्या का शिकार बनाया जा रहा है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात कहा जाता है, उसी देश में उज्जवल भविष्य के लिए बेटियों के लिए कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार जैसे कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इस देश में न्याय के नाम पर बेटियों को सड़कों पर उतरनी पड़ती है। क्यों? নমস্কার, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আরজিকরের সেই অমানবিক ঘটনা, আমরা যে ডাক্তারদের ভগবান মানি, আজ সেই ডাক্তারের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। সেই কারণে শুধু শিলিগুড়ি নয়, রাজ্য জুড়ে, ভারতবর্ষ জুড়ে, এমনকি বিদেশেও কিন্তু এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে ঝড় উঠেছে। আদৌ কি সেই ৩১ বছর বয়সী ডাক্তার, সে কি বিচার পাবে? সে কি ন্যায় পাবে? आज इस दुख की घड़ी में जहां पूरा देश वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहा है, तमाम जगह पर महिलाएं सड़कों पर उतर आई है न्याय की मांग को लेकर। वहां पर आज एसके लाइव की तरफ से आज एक विशेष कार्यक्रम का ओपन डिस्कशन का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम दिया गया है सेव अस फ्रॉम रेप, ब्रेकिंग द साइलेंस। आगे की जानकारी हमारे संचालन हमारे साथ जुड़े यहाँ पर दीपू शर्मा जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। और सबसे पहले हमारे साथ इस ओपन डिस्कशन में नहीं कहूँ, बल्कि ये कहूँ कि ये एक डिस्टर्बिंग डिस्कशन है, बहुत अनकंफर्टेबल बनाने वाला डिस्कशन है। इसको शुरू करने से पहले मेरी बाईं तरफ से मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर सविता मिश्रा जी हैं, प्रिंसिपल हैं विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। एडवोकेट हैं करण सिंह जैन हैं, जाने माने समाज सेवी भी हैं, प्रेसिडेंट हैं सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अच्छा, समाज सेवी हैं और लगातार हर तरह से किसी पहचान के मोहताज नहीं है करण सिंह जैन फिलहाल सिलीगुड़ी में। बाईं तरफ उनके स्टेफी प्रसाद जी हैं, लाइफ कोच हैं और प्रेसिडेंट हैं एडुटेक काउंसिल वेस्ट बंगाल विकी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मेरे दाहिनी ओर पराग विश्वास जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिलीगुड़ी से हैं। डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता जी हैं, डीन हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रतिमा जोशी जी हैं, फाउंडर डायरेक्टर सिलीगुड़ी नारी शक्ति एनजीओ है, लगातार नारियों की सुरक्षा के लिए, नारियों के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं प्रतिमा जी भी सिलीगुड़ी में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर एक साथ जमा है हम लोग। विषय बस यही है, वस्तु यही है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, जिस तरह से दिल दहला देने वाली घटना हुई एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसके बाद से लगातार लोगों में आउटरेज आ गया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं पहली बार इस देश में नहीं हुई हैं। 2012 में निर्भया कांड के बाद से लगातार आज तक कड़े कानून बनाने के बावजूद भी किसी तरह से कोई भी जो निरापत्ता है स्त्रियों की, वो सुनिश्चित नहीं हो पाई है। हम सबसे पहले जाएंगे क्योंकि लगातार काम भी करती हैं नारियों के लिए, नारियों के साथ काम करती हैं, किसी तरह की परेशानी होने से बेहतर समझती हैं। प्रतिमा मैम के पास किस तरह से देखती हैं आप, सिर्फ आरजी कर की घटना को नहीं, बल्कि लगातार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, सिलीगुड़ी में भी हो रही हैं, किस तरह से देखती हैं इस घटना को आप? देखिए, ये जो बलात्कार जो हो रहा है, ये सचमुच पहली बार नहीं हो रहा है सिलीगुड़ी या फिर हमारे भारतवर्ष या फिर पश्चिम बंगाल में। ये कानून व्यवस्था चरमराने की वजह से ही ज़्यादातर सामने आता है। और मैं ये कहूँगी कि जो आपका शीर्षक है ब्रेकिंग द साइलेंस, ये लड़कियों के मौन रहने का भी एक कारण रहता है, क्योंकि बलात्कार जब भी होता है तो सारे बलात्कार हम लोगों को पता नहीं चलता है।
घर में ही लड़कियां या औरतें सुरक्षित नहीं रहती हैं, क्योंकि घर के अंदर भी उनके जो परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं उनसे भी उनको डर रहता है। पर जो ये बलात्कार हो रहा है, निश्चय ही अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा फैल रहा है। इसको हम दो सवाल कर सकते हैं, क्या पुरुष क्या इतने मतलब मनचले हो गए हैं, या फिर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है? क्योंकि प्रतिमा जी की पुरुष मनचले हो गए हैं या कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, करण सिंह जैन जी हैं, सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वापस से एक बार मैं सुधार कर दूं जो गलती हो गई थी। मैम ने अभी कहा, प्रतिमा जी ने कहा कि पुरुष मनचले हो गए हैं या कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि पुरुष मनचले नहीं हो गए हैं। हमारी जो कानून व्यवस्था में जो है बहुत सारी खामियां हैं। एक लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती, जैसे आपने अजमेर का कांड देखा, 1992 में ये घटना घटी और अब जाकर उनको सज़ा हुई है लगभग 24-32 सालों बाद। इससे जो अपराधी हैं उनका हौसला बढ़ता है। इसके लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस जो आरजी कर का भी जो घटना हुई उसमें आप देख रहे हैं कि एफआईआर 14 घंटे बाद होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि आरजी कोर इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो पूरे देश में अपनी एक पहचान रखता है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने भी ये नहीं किया कि हम कम से कम एफआईआर करें। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है? और एक बड़ा मैं समझता हूँ इसमें एक रैकेट चलता है। सिर्फ वो मानसिकता कर दें कि आदमी जो है इस तरह का हो गया है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी व्यवस्था को सुधार करने की ज़रूरत है और विशेषकर हमारी कानून प्रक्रिया जो है उसको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है इस तरह के गंभीर मामलों में। बिल्कुल, कानून प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, सुधार होने की ज़रूरत है। तो जब हम सुधार की बात करते हैं तो सुधार एक दिन में नहीं होता है। हमारे साथ स्टेफी जी हैं। स्टेफी जी, क्या रूट कॉजेज़ हैं? लगातार रेप जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहा है, संख्याएं, इसकी जो केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस की संख्याएं बढ़ रही हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि करीब 80% केस तो रजिस्टर होते ही नहीं है। ये सिर्फ 20% केस हैं और इतनी हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप केसेस आ रही हैं। रूट कॉजेज़ क्या लगती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इसके रूट पे आती हूँ। तो हमने बात की कि लॉ वीक है। लॉ कब आता है? जब एथिक्स ब्रेक होता है। एथिक्स बेसिकली समाज का रहने का तरीका, राइट? हमें कैसे रहना चाहिए, हाउ डू वी लिव अ लाइफ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे एथिक्स ब्रेक होता है उसमें हमारा तरीका टूवर्ड्स अदर्स, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ अदर्स, हम किस तरीके से बात करें, एवरीथिंग कम्स इन द वे यू चैनल योरसेल्फ। Your behavior that you channel yourself is your ethics. जहाँ पे ethics fail होता है, that is the reason where law comes in place. तभी हमारा law बनाया गया। अब आ जाते हैं main root cause जो आपका सवाल है, ethics break कब होता है? ethics तब break होता है जब किसी के behavior में, personality में disorder आता है। तो as a life coach, what I want to put forward is, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेप का रीज़न क्या होता है। अगर आप समझें, मोस्ट ऑफ द रेप केसेस इज द रिजल्टेंट ऑफ कंपल्सिव एंगर, राइट? व्हाट इज रेप? वेयर somebody is trying to portray his power and dominance through sexual aggression. This is a rape. So सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किसी आदमी में, ऐसा नहीं है कि रेप सिर्फ वुमेन का होता है, ज़्यादा वुमेन का होता है, कम मेन का होता है, विच आर अनरिपोर्टेड, लेकिन रेप दोनों के होते हैं। आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी अनबायस्ड लाइन। सो इफ यू टॉक अबाउट रेप, द कॉज इज द प्रॉब्लम इनसाइड द माइंडसेट, इनसाइड द साइकी ऑफ अ पर्सन। सो उस इंसान में जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है, सबसे पहले वो जानते हैं। वो एंगर से हो रहा है।
he wants to portray his power, he wants to be dominant, or she wants to portray her power and she wants to be dominant. ये एंगर का रूट कॉज क्या है? समाज में पहले वुमेन इतनी पावरफुल, इतनी वोकल नहीं थी. So any man who is unable to accept that mindset, that man is portraying his aggression through some other reasons. And also इसको बढ़ावा दे रही है पोर्नोग्राफी. इसको बहुत हद तक बढ़ावा दे रही है पोर्नोग्राफी. आप मोबाइल खोलिए, कुछ भी देखिए. लेकिन अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आप कोई भी एक टेलीविजन आप 24 आवर्स ऑब्जर्व कर लीजिए. डेली सोप चल रहा है या कोई हिंदी फिल्म चल रहा है, कबीर सिंह की बात ले लीजिए, अग्रेशन उसमें भी है. फिल्म लाइक एनिमल, रेप को तो नॉर्मलाइज कर दिया. मैरिटल रेप इज वेरी नॉर्मल. ही गॉट मैरिड एंड ही रेप हिज वाइफ. यही इसी बात पे हम अगर आए स्टेफी जी की, आपने अभी एक एग्जांपल सेट किया कबीर सिंह का. जी. अग्रेशन उसमें दिखाता है. ना सिर्फ अग्रेशन बल्कि ये जो फिल्में हैं ये बेसिकली किसी कहानी, कोई कहानी होती है जिसको चित्रित किया जाता है. जी. और आप जिस तरह से देखें, अगर फिल्मों की हम बात करें, कबीर सिंह की हम बात करें, तो उसमें एक सीन है जिसमें जो मेल कैरेक्टर है वो चाकू की नोक पर एक फीमेल को धमका रहा है. वो उससे सेक्सुअली समथिंग डिमांड कर रहा है. जी. ये और इसको ओपनली हमारा जो समाज है इस फिल्म को एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट कर रहा है. क्यों कर रहा है? मतलब एंगर इन मेन इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूं. एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है. डॉक्टर सविता मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं आप, साथ ही में शिक्षाविद भी हैं. लगातार आपकी बहुत सारी किताबें आती हैं मैम एजुकेशन सिस्टम पर. ये फिल्मों की भी हम बात करें, कहानियां ही हैं, तो क्या इस तरह की जो फूहड़पंथी वाली कहानियां हैं ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं रेप के लिए? बिल्कुल जिम्मेदार है. और जैसा कि मैं एक स्टेफी मैम से भी सहमत हूँ कि पोर्नोग्राफी का भी बहुत बड़ा हाथ है. बट इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें आज ध्यान देने की ज़रूरत है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है शिक्षा. क्योंकि हम बेटियों को तो सिखाते हैं कि घर जल्दी आना, ये मत पहनना, वो मत पहनना, लेकिन कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों को सिखाती हैं घर से निकलते वक्त कि घर जल्दी आना, या आज किसी लड़की को नहीं छेड़ना, या लड़कियों के साथ अपनी बहन के जैसा बिहेव करना. तो ये जो शिक्षा है, ये माइंडसेट तभी चेंज होगा जब हम नारा को चेंज करेंगे कि बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ. पढ़ाने का सेंस यहाँ किताबी नॉलेज नहीं है. पढ़ाने का सेंस यहाँ पे है कि संस्कार देना. आप अगर माएँ अगर बच्चे को संस्कार, अपने बेटे को संस्कार देती है, अगर हर एक बेटा संस्कारी होगा तो इस देश से रेप की घटनाएं जड़ से खत्म हो जाएंगी. रेप करने से पहले उनके मन में जरूर आएगा कि हमारी माँ है, हमारी बहन है. ये तकलीफ हमारी माँ बहन को भी कभी ना कभी हो सकता है. अगर वो लड़की में अपने बहन का रूप देखता है, अगर वो लड़की के दर्द को समझता है, तो कोई मेल लड़का कभी रेप की बात ही नहीं सोचेगा. मैं 3 बेटों की माँ हूँ, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं हर एक वर्ष मेरे कॉलेज से 90% से ज़्यादा लड़कियाँ हैं. जो 100 बच्चे हैं उसमें 96-97 लड़कियाँ हैं. ये लड़कियों की जिम्मेदारी मेरी है. मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ. मैं इनकी पढ़ाई से ज़्यादा इनके सुरक्षा पे ध्यान देती हूँ. उनको किताबी नॉलेज से ज़्यादा मैं उनको वैल्यू एजुकेशन पे ध्यान देती हूँ, उनके मोरल एजुकेशन पे ध्यान देती हूँ कि कैसे तुमको अपने आप को बचाना है. लेकिन काश, मुझे ये बहुत दुख है कि मेरे कॉलेज में लड़के ज़्यादा होते तो मैं उन लड़कों को सिखाती कि तुम अगर कहीं जाओ तो अपने बहनों को कैसे बचाओ. तो आज ज़रूरत है माइंडसेट चेंज करने की, और ये शिक्षा से ही आएगा. और ये शिक्षा स्कूल कॉलेज के साथ साथ घर से देना पड़ेगा. क्योंकि ये बच्चे जो हैं, जितने भी आप केसेस आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी के भाई हैं, हमारे समाज से ही आ रहे हैं. ये कहीं दूसरे अंतरिक्ष से नहीं आ रहे हैं. ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही पिता हैं, हमारे ही रिलेटिव हैं. तो वो कहाँ गई उनकी मानसिकता, कहाँ गया उनका जो स्त्रियों के लिए जो देवी की पूजा करते हैं. ये ज़रूरत है कि इनकी मानसिकता को चेंज किया जाए, और इसके लिए शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है. और मैं जितनी माएँ हैं, जितनी बहनें हैं, उनको मैं यही यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ कि उनके घर में अगर भाई है, उनके घर में अगर कोई मेल मेंबर है,
तो उनको जरूर एक बार पूछे, अगर कहीं बाहर से जा रहा है या बाहर से आ रहा है, कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे। अगर ये मॉनिटरिंग बेटों पे किया जाए घर में, तो देखिए किस हद तक ये रेप का, मैं तो बोलती हूँ, अंत हो जाएगा अगर मानसिकता चेंज हो जाएगी तो। ये तो मेरा ये कहना है, मैम ने शिक्षा का आप जो महत्व। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सही संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, सही शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट की एक बात की तो हमारे साथ डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता जी हैं, डीन है मेडिकल कॉलेज से। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो अक्सर, खास करके ये बहुत दर्दनाक बात है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर भी बहुत सारी बच्चियाँ मौजूद हैं। तमाम वो बच्चे और बच्चियाँ जो इस वक्त, तमाम वो लोग जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो भी ये समझना चाहते होंगे, आपको लगातार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा जहाँ आप ऐसे पीड़ित लोगों से, ऐसे पीड़ित परिवारों से, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, मिलते होंगे। क्या स्थिति रहती है सर? देखिए, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है अपैरेंटली। कारण पहले रिपोर्टिंग कम होता था, आजकल लोग आगे बढ़कर आके रिपोर्ट कर रही है। एंड मोस्टली जो देखा जाता है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास फीमेल्स ही आते हैं। पॉक्सो केसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। ऐसा भी मैंने देखा है जो 2 साल 2.5 साल का लड़की है, उसके ऊपर भी अत्याचार किया गया है। तो जो लीगल प्रोसेस है, ये सही बताया गया, जो ये इतना प्रोलॉन्ग्ड है। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब SSKM में था कलकत्ता में, मैं 11 साल से यहाँ पे हूँ, तो 11-12 साल पहले का जो केस है, वो 2 महीना पहले मैंने एक्सपर्ट विटनेस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में गए थे। तो आप समझ सकते हो कितना देर है। ये बताया जाता है जो कानून व्यवस्था पे देर है अंधेर नहीं, पर ये सुबह होते होते अगर जिंदगी का अंधेरा आ जाता है, अंत आ जाता है, तो ये तो सही नहीं है। एक तो होगा रायदान, चार्जशीट के बाद राय निकल के आएगा, उसके बाद सेशन से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, अगर फांसी भी होगा तो प्रेसिडेंट तक चला जाएगा। तो एग्जीक्यूशन में कितना देर होता है। तो जब आता है लोग, मोस्ट ऑफ देम शुरू में केस करने के लिए आता है, बट बाद में सोचते हैं जो उनका, वो तो स्टिग्माटाइज हो जाएगी, उसका फ्यूचर क्या होगा, किस दृष्टिकोण से उनको देखा जाएगा। तो वी मस्ट चेंज आवर माइंडसेट फर्स्ट। सबसे पहले देखो, mindset। ये तो है जो एक सिंपल क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूँ। इट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये लेके कोई शक नहीं है। अगर कोई टीचर को भी ये पूछा जाता है या बताया जाता है, या कोई स्टूडेंट्स को पूछा जाता है जो वो एक अच्छा छात्र है, इसका इंग्लिश क्या होगा, हमेशा ये बताया जाएगा जो ही इज अ गुड स्टूडेंट। कितना लोग बोलेगा जो शी इज अ गुड स्टूडेंट। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट। सो हम लोग देवियों को पूजा करता हूं, पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारा जीन में है, हमारा ब्लड में है। पर अभी स्टिग्माटाइजेशन जो होता है सोसाइटी में, ये लोग सोचते हैं बाद में इनका शादी करा पाएंगे। पर जो अन्याय है, आप ये स्टिग्माटाइजेशन के लिए आप केस दाखिल नहीं करते हो और लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं आते हो, तो हजारों लोग इसके लिए उत्साहित हो जाएगा। और हम लोगों का काम है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, एंड पॉस्को रूल के मुताबिक फीमेल्स, लेडी डॉक्टर ही ये एग्जामिनेशन करेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो वन। सेकेंड इज जो कोई भी एग्जामिन करे, जो रिक्वायर्ड सैंपल है, जो SOP है, दैट हैज़ टू बी फॉलोड। एंड ये डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो पुलिस केस नहीं हुआ तो कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। एग्जामिनेशन का 2 पार्ट है, एक है क्या हुआ है देखना, और दूसरा है जो उनका फिजिकल एंड मेंटल जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत दिन तक चल सकता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसिलर, नॉट ओनली द साइकियाट्रिस्ट, द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसिलर इज इमेंस। एंड देन
certain issues related to contraception, certain STI transmission, these are also there, and family counseling is a must. ये करना ही करना है और उनको हमेशा सपोर्ट करना है। जो ये एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ, पर ऑन द अदर साइड मैंने ऐसा भी केसेस देखा है जहाँ पे पर्पसफुली ये कॉम्प्लेन किया गया है, पर वो सेक्शन को बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, कारण हमारा आज का ये पैनल डिस्कशन का उद्देश्य है जो रेप है इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हम लोग और इसके खिलाफ फाइट जारी रहे। तो नारी शक्ति का जागरूकता का ज़रूरत है और इसके लिए पुरुष का भी भूमिका है। हम लोगों का जेंडर बायसनेस का कुछ नहीं है, हम लोग सब इंसान हैं, दोनों डिफरेंट रूप है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। बिल्कुल जी सर। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि सबसे पहली बात तो जो देरी हो जाती है, लेट हो जाता है इस तरह के केसेस में लोगों को न्याय मिलने में, और हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि जस्टिस अगर डिलेड है तो जस्टिस डिनाइड है, ये बात आती है। दूसरी एक बात जो लगातार आ रही है शुरू से ही, जब से ये हमारा डिस्कशन शुरू हुआ है, मैंने पहले भी कहा कि ये एक ओपन नहीं बल्कि एक डिस्टर्बिंग डिस्कशन हो सकता है बहुतों के लिए। हम लगातार ये कह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, हमारे हाउस से भी कहा गया कि हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। हमारे यहाँ पे मैं पराग जी से ये, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, लगातार बहुत से तबके के अलग अलग लोगों से भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के केसेस भी आप देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन या तो हम देवी के रूप में ही पूज लेते हैं या फिर हम घर में काम करने वाली के हिसाब से ही देख लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है, ये कहाँ तक दायी है पराग जी? धन्यवाद दीपू जी, धन्यवाद इसके लाइव। सबसे पहले मैं एक बहुत अहम आंकड़ा आपसे साझा करना चाहूँगा, वो ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, आज हम रेप के संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार उनके घर के अंदर होता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरा है, सुन के आपको आश्चर्य होगी, अगर आप जानते हैं तो आप आश्चर्य नहीं होंगे, दूसरा है चोरी, छीना झपटी और रेप। इन द लिस्ट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप कम्स इन द सेकंड in terms of the number of cases reported in our country every year in 2022. और भी एक बहुत मज़ेदार आंकड़ा है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि कानून का उल्लंघन सबसे ज़्यादा भारत में जो 3 प्रदेश में होता है वो है केरला, पुडुचेरी और अफसोस पश्चिम बंगाल। अब जो आप पूछ रहे थे कि देवी के रूप में और कामवाली के रूप में किस तरीके से हम देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है ना। आप देखें, या तो वो सीधे देवी के रूप में पूजनीय हो जा रही हैं या फिर सीधे, ये मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। ह्यूमन के रूप में देखना है ना सबसे पहले तो। बिल्कुल, आप देवी के रूप में पूजा करें या कामवाली के रूप में पूजा करें या उसको डांटे उसको फटकारें, सवाल यह है कि अभी तक जो मैं डिस्कशन सुन रहा था आप ही की तरह एक ऑडियंस के हैसियत से, क्योंकि अभी मुझे बोलने को कहा गया, उसमें पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो मिथ है कि रेप बढ़ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये गलत है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस, इतना खतरनाक कुछ एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि मैं आपके साथ इस लाइव शो में साझा नहीं कर सकते हैं, आई एम सॉरी। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रेप्स अनरिपोर्टेड होते हैं। सृष्टि के शुरू से लेकर आज तक दुष्कर्म, छेड़छाड़, यौन शोषण, ये सारी चीज़ें होते आ रही है। हमने इन्हें नज़रअंदाज किया कहीं ना कहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि किसी भी देश जब दूसरे देश को अटैक करता है, सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैम ने कहा, टूल ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से रेप का या सेक्सुअल हैरेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। रही बात देवी और किस रूप में हम देखें औरतों को, मैं समझता हूँ
सबसे अहम जो मुद्दा अभी हिंदुस्तान के सामने है वो रेप नहीं है, वो मर्डर भी नहीं है, वो है पाखंड का। हमारा करनी और कथनी में आसमान जमीन का फर्क है। आप देखिए कहीं भी कुछ होता है वहाँ पे लोग, जैसे कि मैम ने कहा कि ये मेरा जिम्मेदारी है कि इतने लड़कियों को सुरक्षित रखना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। ये जो हम कहते हैं, मैम जैसा बोली, करनी और कथनी में कहीं ना कहीं हमारा फर्क हो जाता है। हम पैनलिस्ट की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान का। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इस बात से कोई इनकार नहीं होनी चाहिए कि जो बीएड कॉलेज में, मैम यू आर इन बीएड कॉलेज, यू आर इन बीएड कॉलेज, आई ऑल्सो डिड माई बीएड फ्रॉम सिलीगुड़ी बीएड कॉलेज way back in 2004 I completed my course. So the question is, हमारा एक क्वेश्चन रहता था कि what is the effect on a child's upbringing, environment और gene, right ma'am? माहौल या जीन, जेनेटिक क्वालिटी। ये जो बंदा जिसको पकड़ा गया है, मैं सीधा पहुंच रहा हूं मुद्दे पर, आरजीकर केस में, he is genetically diseased। ये कहा जा रहा है आज तक, इस वक्त तक, so far as investigations have been completed, he is genetically diseased। अगर genetically diseased है, they need treatment। ये बहुत बड़ा एक आयाम खोल देता है हमारे सामने। ये आयाम खोल देता है कि हमारे यहाँ पे जब तक हम पढ़ाई पे नजर नहीं देंगे, परवरिश पे नजर नहीं देंगे बच्चों का, तब तक सिर्फ इस तरह की चीजों नहीं, हर तरह की चीजों पर अंकुश लगाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आप देखिए, अगर जेनेटिक क्वालिटीज किसी में है ऐसा बचपन से, मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। डिसलेक्शिया, ये हमने बीएड में पढ़ा था, इट्स ए लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्शिया पे आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन आता था। जब मैंने 2000 साल में लिखा था, 2004 में, I had never thought in the wildest of my dreams that Amir Khan would come with a fantastic movie on dyslexia, तारे ज़मीन पर। I was stunned when I watched the movie। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बच्चों के इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं, हम दबा देते हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं। और आज के ज़माने में क्या होता है, पहले के ज़माने में हम देखते थे कि बाबूजी पी के आते हैं, माँ को मारती थी, बच्चा घबरा जाता था। आज बच्चा घबराता नहीं है, बच्चा पीना सीखता है। क्यों? क्योंकि माता पिता दोनों ही, आज द नंबर ऑफ ड्रिंकर्स इन द कंट्री इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक मुद्दे को आप किसी के साथ अनरिलेटेड नहीं रख सकते हैं। इफ यू आर स्टडिंग द लीवर, यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि परवरिश में क्यों कमी आ रही है। आशा जवाहर पौथे एक फिल्म है, आप देखिएगा, इट्स ए साइलेंट मूवी, इट हैज़ वॉन नेशनल अवार्ड। वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई एक बंदा, वो रात के 8 बजे निकलता है, प्रेस में काम करता है, जैसे कि हम जर्नलिस्ट करते हैं, सुबह 8 बजे लौटता है, और उसका जो शोहर है ये लौटता है, और बीबी जो है वो सुबह 8 बजे निकल जाती है और रात के 8 बजे आती है। दे डोंट मीट ईच अदर। नाउ थिंक अबाउट द चिल्ड्रन। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि एकल परिवार की तरफ हम चले गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं है। पहले संयुक्त परिवार में दादा और दादी जी बहुत कुछ सिखाते थे हमें, जैसे कि बंगला में, आप जो बंगला जानते हैं, ठाकुमार झूली बोल के किताब है, आप जानते होंगे। मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग अपने बच्चे को समय देते हैं, टाइम देते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि मैम बोल रही थी, पोर्नोग्राफी, व्हाई इज पोर्नोग्राफी बिकमिंग सो डेंजरस। पोर्नोग्राफी हमारे ज़माने में ही था, कहाँ पे था? किताब में था। अभी क्या हो गया? डिजिटल हो गया है। इट इज द फॉर्म हैज ओनली चेंज, द चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन। पेरेंटल केयर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सीरियस लैप्सेस हो रही है। स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, टीवी देख रहे हैं बच्चे, और बहुत सारे देखिएगा, माता पिता कहते हैं कि बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं। एज ए टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एज ए टीचर आई सजेस्ट माई गार्जियंस that allow the child to get addicted at least to cartoons, because cartoons end with a moral। कम से कम वो उसका वैल्यू बेस तो बनेगा। तो ये हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे में बहुत सारा ये चिंता होता है कि अब काका काके बोले, अंकल किसको बोलते हैं? अंकल उसको मिलता नहीं है, जो वैन चलाता है वो उसका अंकल है, फूफा उसको मिलता नहीं है, काम वाली भाई उसका फूफा है। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। कि अभी ये आप कहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें काम नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और हम जो हिपोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, ए रिपोर्ट हैज कम रिसेंटली, एडीआर का रिपोर्ट आप देखे होंगे, कई न्यूज़पेपर से पब्लिश हुआ है। इन बंगाल वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैविंग कमिटेड एंड देयर केसेस आर रनिंग, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। वी आर सिटिंग इन दैट स्टेट।
एंड द नंबर इज 151. विधायक है 135, सांसद है 16. आप कहां से रोल मॉडल लाइएगा? कोई बाबूजी जब बेटा को बोलता है जा बोले दे আমার না শরীরটা খারাপ আজকে যেতে পারবো না আমি, उसको पता है कि बाबूजी बीमार नहीं है, बाबूजी थोड़ी देर बाद गाड़ी लेकर आएगा, मम्मी को लेकर हम कहां जाएंगे? हम दार्जिलिंग घूमने जाएंगे. What value system are you giving to your children and you expect them to be good human beings? ये environment है. हमें जीन पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट पे कंट्रोल होनी चाहिए. हर किसी को देवी नहीं समझिए आप, जो है वो समझिए, क्योंकि एक इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनका बहुत सारा रोल्स होता है. इन सोशियोलॉजी आई हैव स्टडीड रोल प्लेइंग. एक एक्टर रोल प्ले करता है स्क्रीन पे, लेकिन वो बाहर आके मम्मी है, फिर वो घर में जाके काम वाली को डांटती है तो मालकिन है, फिर वो रात में, हमारे गीता में है भुज्येशो माता शयने रंभा भुज्येशो माता. सो दे हैव डिफरेंट रोल्स. आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं क्या? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिफेंडिंग द रेपिस्ट्स, बट द रेपिस्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड मेड बाय द सोसाइटी. और ये बहुत जरूरी है, जैसे कि दीपू जी ने कहा, मैं अंत में ही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप बच्चे को सिखाइए कि जो है उसे इज्जत के साथ आप पेश आइए. बिल्कुल पराग जी, मैं एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ. देखो, ये सिचुएशन एड्रेस करने के लिए हम लोगों को तो एकदम बेसिक पे जाना है. मैं सहमत हूँ, जो एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड व्हिच वी कैन मॉडिफाई. वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द जीन्स, बट थ्रू एनवायरनमेंट वी कैन मॉडिफाई द सिस्टम. बट वन थिंग वी मस्ट बी शेयरिंग दैट हम लोगों का अभी वैल्यू एडेड एजुकेशन का बात हम लोग बोलते हैं, हम लोग स्ट्रक्चरली बहुत कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम सब कुछ करते हैं, बट वी आर नॉट एट ऑल सीरियस. स्टूडेंट्स आर नॉट ऑल्सो कमिंग एंड वी टीचर्स आर नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड, बिकॉज रोल मॉडल्स अपने आप को बनना है. मैं कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे थे. मेरा ये उपलब्धि है, देखिए, it's very easy to get a designation of professor or associate professor, dean, principal, but it's very difficult to become a teacher. कारण एक टीचर कभी शराब पी के रास्ते के साइड में बैठ के कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं, but एक designation can do. So we need to change ourselves as well as guardian, as teacher. We should try to become a role model. बिल्कुल. एंड ये एकदम प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करना है. जी सर. और ये जो है, जो सेक्सुअल डिस्कशन अबाउट सेक्सुअलिटी एंड अबाउट डिफरेंट बिहेवियर्स एंड हार्मोनल चेंजेस, ये जो स्कूल में या थ्रू काउंसलिंग ये सब बताना जरूरी होता है. और बहुत जरूरी. स्क्रीन टाइम एक जैसे एटॉमिक वेपन्स, इवन एटॉमिक एनर्जी यू कैन यूटिलाइज इन for the betterment of human civilization, and on the contrary you can use it for destruction as well. So social media को, ये इंटरनेट को, गूगल लाइब्रेरी को ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो डिपेंड करता है थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा गार्जियनशिप के ऊपर. और इसके लिए देखो, स्कूल कॉलेज जब चालू रहता है तब हम लोगों के पास ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं. और कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, कारण मेडिकल कॉलेज में मोस्ट ऑफ देम आर रेसिडेंशियल, सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो इमेंस. वी शुड चेंज आवरसेल्फ, वी शुड रेक्टिफाई आवरसेल्फ, देन ओनली विल बी एबल टू कर्ब द इंसिडेंट्स. बिल्कुल सर. I want to add here is, उन्होंने एक जो बात कही वो बहुत सही कही कि जीन्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को किया जा सकता है. तो यहाँ पे व्हेन आई सेड अबाउट एंगर, मैं यही बताना चाह रही थी कि इसका जो रूट कॉज है, या तो वो पैसिव अग्रेशन है या फिर रिटेलिएशन ऑफ एंगर है, मतलब वो दिखाना चाहता है, ही वांट्स टू प्रूव हिज पावर एंड डोमिनेंस. सो ये चाइल्डहुड से पता चल जाता है कि बच्चे में अग्रेशन लेवल कितना है. और हम सबसे पहली जो गलती करते हैं कि अगर कोई बच्चा अग्रेशन दिखा रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसे सस्पेंड कर देते हैं, रस्टिगेट कर देते हैं. उससे कभी ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा कॉज ऑफ एंगर क्या है. सो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम कम्स इनटू द प्ले कि जस्ट सस्पेंडिंग अ चाइल्ड बिकॉज ही हैड अ फाइट इज नॉट द सोल्यूशन. You need to find the root cause of anger, because rape is always the resultant of some form of anger, either passive or aggressive or
रिवेंज, इट कुड बी एनीथिंग। तो वो जो चीज़ है वो किसी के बिहेवियर से बाद में नहीं आता है, वो चाइल्डहुड से हमें समझना पड़ेगा। सो बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इट कम्स एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल मैं सही just बात है एक मैम। मैं चीज़ add हम लोग करना बिल्कुल चाहती इसमें हूँ। ऐड करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे ऑडियंस भी मौजूद है यहाँ पर फ़िलहाल, और हम चाहेंगे कि अगर कोई सवाल उस तरफ से आए तो हाँ बिल्कुल। हेलो चेक, एक्सक्यूज़ मी, जी मेरा नाम दीपिका सिंह है जी और मैं उत्तराखंड की एक शिल्पी हूँ। हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो चेक, हेलो हेलो, वॉल्यूम थोड़ा अप होगा। हेलो हेलो। तो सर सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी, आपने जैसे कहा कि प्रशासन के जब प्रशासन अगर अच्छा ना हो तब लड़के लोग कुछ भी करें तो क्या होगा। आपने वो प्रशासन में बात डाल दिया, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि प्रशासन कभी सिखा देता है कि जाओ आप जाकर रेप करके आओ, कभी नहीं सिखाता है। जो हम लोग सोचते हैं कभी नहीं सिखाता है। लड़के लोग को सर ने जैसा कहा, बहुत बिल्कुल अच्छा कहा कि जब वो छोटे हैं तब से सिखाओ। जैसे हम लोग लड़की लोग को स्कूल में सिखाते हैं पीरियड्स क्या होता है, गुड टच बैड टच क्या होता है, लेकिन लड़के लोग को नहीं सिखाते। और ये भी बात मैं फिर से बोलूँगी कि तो उसके बाद दो और बात है कि जैसे सर ने कहा जेनेटिक एक होता है और इन्वायरमेंट एक होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग दादा दादी भी रहे जिस घर में, उस घर में भी लड़के लोग एकदम बहुत अच्छे परवरिश में बड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे घर में ऐसा भी तो होता है ना कि दादा दादी भी मना कर देते हैं। हेलो चेक। तो बहुत सारे घर में ऐसा भी होता है जहाँ पर दादा और दादी रहती है, लेकिन अगर कुछ सिखाने के जाते हैं लड़के लोग को, तब वो जब बड़े जो होते हैं वो ही बोलते हैं नहीं क्यों सिखा रहे हो, मेरा पोता ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा। तब वहीं पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि माँ लोग कुछ भी नहीं बोल पाती है। और अभी के ज़माने में क्यों लोग अलग हो रहे हैं, अलग इसलिए हो रहे हैं कि जब वो बड़े लोग के अंदर रह के अगर बच्चे को परवरिश देना चाहते हैं ना, तो बड़े लोग के वजह से बहुत कुछ वो नहीं सिखा पाते, जो माँ लोग खुद अपने ऊपर से जो बीतते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले यही मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि लड़के लोग को रेप करने के लिए मतलब उन लोग का जो होता है कभी गुस्से के वजह से आ जाता है, तो किस बात का इतना गुस्सा हो जाता है कि हम प्रशासन को डायरेक्ट बोल देते कि नहीं प्रशासन लेट कर रहा है उसको मतलब न्याय देने के लिए, इसलिए हम प्रशासन के ऊपर बात छेड़ दिए। लेकिन लड़के लोग के ऊपर तो सबसे पहले बात करना चाहिए कि वही लोग जानबूझ के करते हैं, वो लोग जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि ये रेप हो गए इसके बारे में अब पता चल रहा है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी ऐसा भी होता है कि पीछे से और ज़्यादा हो रहा है तो बोल देगी ना मैं तुझको टच कर रहा हूँ अभी, तो अब अगर बोल देगी तो तेरे को बाद में मैं देख लूँगा। तो ऐसा होता है। और स्कूल में भी बच्चे जाते हैं ना, तो क्या हो गया, स्कूल में आपके साथ बच्चे लोग जितना भी रहते हैं आपके सामने अच्छे बन के रहना चाहते हैं, उनका साइकोलॉजी भी प्रॉब्लम है। आप लोग जितना भी उनको मतलब काउंसलिंग कर ले आपके सामने वो अच्छे रहेंगे। आपसे थोड़ा 2 मिनट के लिए बाहर चले जाइए आप क्लास छोड़ के, देखिएगा साथ ही साथ वो क्या करें किसी लड़की को छेड़ना चालू कर देते हैं एक साथ मिलके। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्यों लगता है कि लड़के लोग को मतलब वो ठीक ही है प्रशासन गलत है, ऐसा नहीं आपको, वो तो फिर आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा होगा। देखिए आपकी बात अलग अलग बात है, यहाँ से कुछ बात आई जेनेटिक बात आई, कुछ इन्वायरमेंट की बात हुई, और प्रशासन एक वो होता है जो एक्सटर्नल है, एक प्रशासन वो है जो इंटरनल है। हम जब बच्चे को शुरू से, जैसे कि मैडम ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही यदि एजुकेट करें, स्कूल में भी घर में भी, इसका एक प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा। कुछ स्थितियाँ मतलब जो स्थिति है आज हर 15 मिनट पे हिंदुस्तान में एक रेप होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उस कारण में एक नशा भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तरह से आजकल 7, 8, 9, 10 के बच्चों को आप देखेंगे, मतलब अच्छे स्कूलों के बच्चों के, मैं वो गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी बच्चे जो है आसपास की दुकानों से किसी न किसी फॉर्म में नशा खरीदते हैं और नशे के अभ्यस्त हो रहे हैं।
तो एक तो ये कि बचपन से ही उनको सही ढंग से शिक्षा मिले, एकदम फ्रॉम द जीरो लेवल, फ्रॉम द फैमिली। और दूसरा, स्कूल में भी उनको सही शिक्षा मिले और बताया जाए कि भाई तुमको ये सब गलत बातें हैं, तुमको नहीं करना है। ये एक बात है, गुड टच, बैड टच, ये सारी बातें। और एक रामचरितमानस में लिखा गया है कि भय भिनु होत न प्रीति। एक भय बहुत जरूरी होता है। जब तक प्रशासन का भय नहीं होगा तब तक ये सब काम रुकेगा नहीं। आपको मालूम है कि मैं बिना हेलमेट के यदि पूरे शहर में घूम रही हूँ तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुलिस आपको रोक नहीं रही है, तो आपको तो भय निकल जाएगा, आप तो रोज़ बिना हेलमेट के घूमेंगे। लेकिन आपको भय रहे कि मैं यदि बिना हेलमेट के घूमेंगे तो चालान होगा, मैंने कुछ किया तो ऐसी नाजिर मुझे मिलेगी, ऐसा दंड मुझे मिलेगा, तो सामने वाला भी सोचने से कतराएगा, देखो भाई कि इसको देखो, इसने ऐसा किया और उसको ये सज़ा मिल रही है। तो पुलिस की और प्रशासन की, न्यायिक व्यवस्था की एक बड़ी भूमिका होती है। उस भूमिका को निर्वाह करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हमारा जो सिस्टम है वो इतना डिले है, इस वजह से अपराधी खुलेआम घूमते हैं। मैंने आपको अजमेर, थोड़ी देर पहले अजमेर जो घटना हुई 1992 में, कितने सारी बच्चियों का शोषण किया गया और आज 32 सालों बाद उन्हें सजा हुई है, वो भी उम्र कैद की। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब कितनी ज़िंदगी जिएंगे, 2 4 5 साल, पता नहीं, फिर बेल हो जाए, फिर अपील हो जाए, बिल्कुल सर। फिर तारीख पर तारीख लगे। तो ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आप जो जानना चाह रही हैं, आप सेटिस्फाई हैं? आपको अपना उत्तर मिला? बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन की जो उन्होंने बात कही, वो कोई भी प्रशासन हो सकता है, वो घर का सिस्टम हो सकता है, वो स्कूल का सिस्टम हो सकता है, वो सभी शासन प्रशासन की वो बात कह रहे थे। और कोई सवाल ऑडियंस की तरफ से? मैं एक जवाब आपको देना चाहूँगा। मैम, आपने ये दादाजी वाला बात कहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहानी सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है आपको? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आप मुझे इसका मॉरल बताइएगा। मैंने कुछ देर पहले कहा ना कि बाबूजी शराब पी के आते थे और मम्मी को पीटते थे एक ज़माने में, अभी थोड़ा समीकरण बदल गया है। तो इसी तरह का है, 2 बच्चे थे, वही चीज़ देखते थे कि बाबूजी मम्मी को पीटते हैं आकर शराब पीकर, ठीक है। अब दोनों भाई थे, 2 भाई थे, एक डकैत बन गया, दूसरा डॉक्टर बन गया। जो डकैत बन गया उसके पास हमारे ही जैसा एक रिपोर्टर जाके पूछा कि तुम डकैत बन गए, तुम्हारा भाई डॉक्टर बन गया। अरे वो फिर उसका तर्क था कि मैं रोज रात को देखता था मम्मी को बाबूजी पीटते थे शराब पी के, माहौल ही कुछ ऐसा था, एनवायरनमेंट के बारे में मैं कह रहा हूँ, माहौल ही कुछ ऐसा था, तो मैं डकैत बन गया। फिर जब डॉक्टर के पास पूछने गया जर्नलिस्ट, तो वो उसको पूछा कि आपका भाई डकैत बन गया, आप डॉक्टर कैसे बन गए उसी माहौल में? तो उसने कहा कि जब मैं देखता था हर रात बाबूजी पीकर आके मम्मी को मारते थे उस तरीके से बेरहमी से, तो उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने परिवार को इससे कहीं ज़्यादा एक अच्छा सीख दूंगा, अपने परिवार को कहीं अच्छा जगह पे ले जाऊंगा। देखिए, एक ही एनवायरनमेंट में खड़े होके 2 बच्चे का सोच कितना मुख्तलिफ था और इसी वजह से उनका जॉब भी कितना मुख्तलिफ था, उनका जीवन में मकसद कितना मुख्तलिफ था। मैंने कहने का मतलब यही है कि आप जो कह रही है ना कि दादाजी रहने से ही वो घर बहुत अच्छा होगा, ऐसा है नहीं। आप एक फिल्म देखिएगा, कल मैंने ख़त्म किया, वेदा देखिएगा आप, वहाँ पे दादाजी सही सीख नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप किल फिल्म देखिए जहाँ पे बाबूजी बेटे के साथ डकैती कर रहा है झारखंड में। मैं इस तरह के बाबूजी या इस तरह के दादाजी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर रहते तो बेटर होता। और सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ तक रोल मॉडल का सवाल है, सच्ची में हमारे पास रोल मॉडल है नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लुई फिशर का जो गांधी जी पर ऐसे था, वहाँ पे उन्होंने कहा था, गांधी जी इज ए मैन ऑफ नो पावर बट ऑफ इमेंस इन्फ्लुएंस। ही वॉज ए मैन ऑफ इमेंस इन्फ्लुएंस। इसे कहते हैं रोल मॉडल। हमारे यहाँ पे कोई है नहीं, और अगर बाबूजी रोल मॉडल बन सकते हैं, पिताजी रोल मॉडल बन सकते हैं, तो सबसे बेटर वही होगा। एक बात आप याद रखिएगा, आपने कहा ना कि दादाजी, मैं एंड करूंगा दीपू जी, आपने कहा ना कि दादाजी के पास जाए, दादाजी मना कर रहे हैं, नहीं, पीपल डोंट फॉलो व्हाट यू से। मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जितने ऑडियंस सुन रहे हैं ना वो भूल जाएंगे।
उसके बाद से शुरू होगा उनका मुझे वॉच करना है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो वॉच करेंगे मुझे। पीपल फॉलो व्हाट यू डू, दे डोंट फॉलो व्हाट यू से। By telling that role model should be there, there should be role models whom people can follow, not to listen to them a lot. ठीक है? जी, हम बिल्कुल कोई अगला सवाल है तो सवाल लेंगे ऑडियंस की तरफ से। जी मैम। क्या? আমি বলতে যাচ্ছি বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, আপনার নাম কি আছে? আমার নাম অনিন্দিতা। আমি বলছি এই কারণে যেহেতু এখন আমি এই সময়টার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ। কারণ আমার মেয়ে ক্লাস 10-এ পড়ে আর এখন ওকে এই ফেজটা করতে হবে। তো সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার এটা বলার খুবই দরকার মনে হয়। এখনকার অভিভাবক এবং যেটা পরাগদা এবং ডাক্তারবাবু বলছিলেন, এটা ভীষণই মানে ট্রু, খুব সত্য যে আমাদের মায়েরা আমাদের বাচ্চাদের কতটা সময় দিই, এটা ভীষণ দরকার বর্তমান এই সময়। কারণ কি আজকাল বাবা মা দুজনেই ব্যস্ত, দুজনেই চলে যায় এবং বাচ্চারা হতাশ থেকে বাচ্চাদের সব সময় ছোট থেকে দেখেছি আমরা, ঠিক জন্ম হওয়ার পর থেকেই তাদের মোবাইলে দেওয়া হয় যে তারা গেম খেলবে, আমরা যাতে ফ্রি হয়ে যাই। এটা মানে একদম শুরু হয়ে যায় ঠিক একটা 1.5 বছর বাচ্চা। এটা আমরা যখন টোটোতে উঠি এবং এটা আমি মাঝে মাঝেই খুব এটাকে অপোজ করি ওইখানেই টোটোর মধ্যেই, যে আপনি নিজের সময় নিজে মোবাইলে বিজি রাখার জন্য একটা বাচ্চাকে সেখানে মোবাইল ধরছে, কি করছে, ইউটিউব থেকে গেম দেখছে বা ফেসবুক চলে যাচ্ছে, নানা কিছু, মানে ওইখান থেকে ওই ক্রাইমটা শুরু হয়ে গেল, অলরেডি শুরু হয়ে গেল। ঠিক এই বিষয়টা আজকে যদি বাচ্চার সাথে বাচ্চার মা বাবাকে একটা কাউন্সেলিং এবং প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে, এইটা আমার মনে হচ্ছে সেটা এখন সময় এসছে। আমাদের পিরিয়ডটা তো শেষ হয়ে গেল, আমাদের এই যে নেক্সট জেনারেশন পিরিয়ড, যারা এখন ভয়াবহ দিনগুলোতে যাওয়ার জন্য, যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বড় বড়, এবং আজকালকার মায়েরা মনে করে আমার ছেলে মেয়েকে আমি এমবিএনে দেবো, আকাশে দেবো বা আমরা অ্যালেনে দেবো, কারণ আমার ছেলে মেয়ে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে। এবং সাম এক্সাম্পল, আমি একটা উদাহরণ বলছি নিজের মেয়ের ক্ষেত্রেই। যখন আমার মেয়ের হয়তো কোনো পড়াশোনা হয়তো আমি পেলাম না, সেই গার্জেনের কাছে গেলাম, সেই গার্জেনের বাচ্চাটা আর কি খুব ভালো, মেয়েটাও, আমার মেয়েটাও ভালো, ও কিন্তু তার স্টাডিটা দিল না। কেন? ওর টেক্সটটা দিলে যদি ও বেশি ভালো নাম্বার পেয়ে যায়, তো এই অ্যাটিটিউডটা এখন ঘরে ঘরে হয়ে গেছে, আমার মেয়ে ডাক্তার হবে, আমার মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। একবারও কারো মনে হয় না যে আমার মেয়ে সুস্থ মানসিকগ্রস্ত একটা মানুষ হবে, সেটা ভীষণ দরকার। এখন এই যে ঘটনাগুলো সব বিকৃত মানুষের কিন্তু প্রতিফলন। যতই আমরা বড় বড় ইংলিশ মিডিয়াম আর বাংলা মিডিয়াম পড়ি না কেন, সবার প্রথমে আগে হিউম্যানিটি বোধ। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের যারা যারা বই লিখে গেছেন, তার সেই ব্যাপারটা আজকে আমাদের মায়ের দায়িত্ব যে সপ্তাহে 2 দিন হলেও তাকে রবীন্দ্রনাথে কিছুটা পড়ানো, যাতে জীবন দর্শনটা জানতে পারে বাচ্চা শুরু থেকে। এখনকার মায়েরা আমার মনে হয় ঘরে ঘরে, বাবারা যদি সময় না পায়, মাদের অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে 3 দিন ধরেও এই সময়টা দেওয়া উচিত। আরও একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমারই আরেকটা বন্ধুর মা, সে আমার সেই বাচ্চাটা বলছে তোর মায়ের মতো তো আমার পরিবার না, কারণ তার মাও বেশি, বাবাও বেশি, মা বাবা দুজনেই রাত্রি ড্রিঙ্ক করে, তাহলে বাচ্চাটা কি করবে? তোর মায়ের মতো তো আমার অত ভাগ্য হয়নি, তাহলে কি করবে? সে মিডি স্কার্ট পরবে, বাইরে বাইরে সেতার বাজাবে, কিছুদিন পর থেকে সিগারেট করবে, এই ছাড়া নেই। তখন আমার কি করণীয়? আমার মেয়েকে বললাম, তুই যখন ভালো শিক্ষাটা রবীন্দ্রনাথ পাচ্ছিস, তুই 2টো রবীন্দ্রনাথ ওর সাথে গাইবি। তো আমাদের মোটিভেশন, যখন মা বাবারা এরকম ডিস্ট্রাক্ট থাকে, নিজেদের বাচ্চাদেরকে উদাহরণ তৈরি করেও মনে হয় যাওয়া উচিত। আর এইটা জানা উচিত সবসময় প্রশাসন বা এইসব এত তাদের দোষ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা কিছুই হবে না, কারণ এইটা কিন্তু যারা রাস্তায় ঠেলা চলছে তারাও আজকাল রেপ করছে, তো সেটা তো আর প্রশাসনের ব্যাপার নেই, সেক্ষেত্রে এগুলো সব বিকৃত মানুষের মনোবল। তো আমার মনে হয় যে একটা সিলেবাস, যেমন আমরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যেই বইগুলো পড়ছি, আমার এখানে একটা সিলেবাস হোক যেখানে বিকৃত মন থেকে সুস্থ মনের কোনো একটা সাবজেক্টও, যেটা 0 বয়স থেকে পড়ানো হবে, এবং 18 বছরের নিচে কাউকেই মোবাইল দেওয়া যাবে না, সেই রুলসটা একদম সেন্ট্রাল সুপ্রিম কোর্ট থেকে হোক। এটা আমার বলার ছিল। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और और कोई বিষয়ে सवाल? একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে অনিন্দিতাদি যেটা বললেন, আমাদের এখন স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর থেকে যেটা আমি ফিল করি, গার্জিয়ানদের শেখানো বেশি দরকার। কারণ ভালো বাবা মা তৈরি না হলে, বা যদি আরেকটু আগে পৌঁছে যাই ওই দিদির কথার উপর ভিত্তি করে, যে ভালো দাদু দিদাও তৈরি করার সময় এসে গেছে। তো কাজেই
ভালো বাবা মা তৈরি করতে হবে এবং এই বিষয়টার একটা চেতনা থাকতে হবে, কারণ ড্রিঙ্কিং, স্মোকিং, তারপরে মাটিগাড়া এবং কিছু কিছু জায়গা হয়ে গেছে ড্রাগ হাব, ইজি এক্সিট, তো যার ফলে অপরাধ বাড়ছে। আর একটা কথা হয়, আমরা প্রত্যেকে যবে থেকে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা যেদিন ঘটেছে আমরা রাস্তায় নেমেছি। हम लोगों का एक ही नारा था, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ডিমান্ড জাস্টিস। বাংলাতে বললে বলেছি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। दृष्टांतमूलक शास्ति की भारत में हाईएस्ट इज हैंगिंग, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो সেইখানে যদি ফাঁসিতেও কারোর ভয় না হয়, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট। এত লোক রাস্তায় নেমেছে, এত জায়গায় প্রতিবাদ হচ্ছে, সারা বিশ্বে প্রতিবাদ হচ্ছে, তা সত্ত্বেও এই ঘটনা যেদিন ঘটেছে 9 তারিখ, তার মধ্যে থেকে আজকের এই কয়েকদিনের মধ্যেও বেশ কিছু সিমিলার ঘটনা ঘটে গেছে। মার্ডার বন্ধ হয়েছে, रेप बंद হয়েছে। सर सिर्फ सिमिलर घटना की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि खास करके मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो अभी के ज़माने में ताक झांक बहुत बढ़ गया है। ताक झांक से सेंस है मेरा कि आज के डेट में लोग अपने पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये नहीं जानते हैं। उनको पता चलता है जब वो अपना स्टेटस अपलोड करता है कि ट्रैवलिंग टू फलाना, ट्रैवलिंग टू ढिमकाना। हाँ, तो ये जो ताक झांक की प्रक्रिया है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, आरजी कर वाली घटना के बाद लगातार गूगल पर जो सर्च सबसे ज़्यादा किया गया है वो है आरजी कर रेप वीडियो। हाँ, ये सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को। तो ये मानसिकता को दर्शाता है। हम इस पे जरूर आएंगे और मैम आपसे भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है मैम, तो पहले जो सवाल है उनको ले लेते हैं। नमस्कार, मैं GHRPS फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ। तो एनजीओ चलाती हैं, तो हम लोग सब एनजीओ से ही हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस करते हैं, तो करते आ रहे हैं 15 ईयर्स से। तो ये जो ड्रग्स का जो मैम बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम अभी जो कोई भी जिसके घर में भी देखते हैं ड्रिंक और ड्रग्स का बहुत सारा केसेस आता है। तो हम लोग जाके वो लोग को काउंसिलिंग करते हैं, लेकिन हम लोग उन लोग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन घर से उन लोग का सपोर्ट उतना होता नहीं है। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम लोग काम करते हैं। तो ज़्यादातर केसेस ऐसा होता है कि जो घर पे जाके हम लोग समझा बुझाते हैं। मैक्सिमम केसेस ऐसा होता है घर के जो गार्जियन होते हैं, जैसे मम्मी पापा उनका, तो वो लोग भी वैसे ही होते हैं। तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? हम लोग जाके कितना दिन वो लोग को काउंसलिंग कर देंगे, मैंने काउंसलिंग कर पाएंगे? हम लोग को जितना भी कोशिश है हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन जाके देखेंगे तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अच्छा नहीं होता है। तो उनके लिए हम लोग क्या करना होगा? हम लोग को किस तरह से उन लोग को अच्छा एक समाज ये का सवाल किससे है आपका मैम? मैं मैम से जी, मैम से डॉक्टर सविता मैम से। हाँ जी, मैम से पूछना चाह रही हूँ। तो मैम ने बोले ना, जो लड़का लड़की के बीच में जो बात कर रहे थे, इसी बहाने में मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन मैम से मैं करना चाह रही हूँ। तो किस तरह से हम लोग को करना चाहिए, थोड़ा आपसे मैं सवाल कर रही हूँ। और एक मैं जो केसेस के बारे में, जो आर्टिकल के जो घटना हुई है, इस तरह की घटना तो बहुत आगे से होते जा रहे हैं। अभी उसके बावजूद, उसके बाद भी हुआ था केस, यहाँ कहीं सामने भी हुआ था। तो उससे आगे फिर 9 अगस्त 2023 को माटीगढ़ा जो अभय कांड जो है वो भी हुआ था। उसमें भी हम लोग लड़ते आ रहे आज तक। कोर्ट में हम लोग सब समय जब उसका होता है, जो हियरिंग होता है, तब भी हम लोग जाके वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन आज तक उसका भी कोई उसका रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। हम लोग रास्ते में नामते हैं, मोमबत्ती जुलूस करते हैं, जस्टिस फॉर फलाना ढिसकाना, ये सब होता रहता है, लेकिन आज तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिला है। क्या करने से ऐसा होगा? किस तरह से हम लोग को जस्टिस मिलेगा? कब तक ये इंडिया में रेप का जितना भी केसेस होता है ये ख़त्म हो जाएगा? ये तो हमको लगता है थोड़ा भी प्रशासन जो क्या बोले, बाहर में जो कितने कंट्री हैं वहाँ पे जो जब रेपिस्ट को पता चलते ही
जब उसको पता चला कि फलाने ने ऐसा किया है, तब उसी टाइम उसको स्पॉट डेट इनकाउंटर, नहीं तो उसको वीडियो वगैरह देखते हैं, और जो गले में बड़ा बड़ा हथियार देके उसको काट भी देते हैं, मार देते हैं। तो थोड़ा इंडिया में भी इस तरह का यदि होगा तो शायद थोड़ा कम होगा, हमको लगता है। ऐसा केस इंडिया में भी होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके दो प्रश्न हैं। पहला जो है कि आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं उन परिवारों में, तो आपको लगता है कि उन परिवार में माता पिता भी वैसे हैं और वो काउंसलिंग ठीक से कंटिन्यू नहीं हो पाता या उसका इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि ठीक है, आपने तो देखा है ऐसा, इसलिए मैं उसको इनकार भी नहीं कर सकती कि माँ बाप ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं बोल सकती। होता है, बहुत परिवार होता है, शायद इसीलिए ये रेप कांड हो रहे हैं या फिर और अन्य दुष्कर्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स दोषी हैं उन बच्चों की परवरिश में। तो मैं फिर से एक बार यही कहूँगी कि बच्चों को जो संस्कार है वो घर से ही मिलता है। जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ बच्चे 6 घंटे रहते हैं या 5 घंटे रहते हैं, लेकिन बाकी जो भी उनका 15 घंटा या 17 घंटा रहता है वो घर में ही रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अगर ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली हो गया है तो पेरेंट्स तो रहते हैं घर में, भाई बहन रहते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठा जाए, या बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। जैसे कि मैं बताई कि मेरे भी 3 बेटे हैं, मैं नज़र रखती हूँ, जबकि आपको पता है कि मेरे टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपना काम उस टाइम में करती हूँ जब मेरे बच्चे सोते हैं, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। जब मेरे बच्चे सो गए, मैं फ्री होती हूँ, तब मैं अपना काम करती हूँ। लेकिन जब वो जगे रहते हैं तो मैं जगी रहती हूँ, उन्हें पता नहीं चलता है, बट मैं जा के बीच में ऐसे ही कुछ प्यार से, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या खाओगे, कुछ और बहाना लेके मैं उनके रूम में जाती रहती हूँ। मेरा पर्पस रहता है कि मैं उन पे नज़र रखूं, या उन्हें भी लगे कि हाँ माँ मुझ पे नज़र रख रही है। तो बहुत ज़रूरत है कि जिस आप घर में जो पेरेंट्स है, अगर लोग बोलते हैं कि ठीक है माँ की जिम्मेदारी है, मानती हूँ कि चलो माँ की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम मान लेने के लिए तैयार भी हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम बच्चों को दें। और वो संस्कार जो है वो आप एडोलेसेंट एज में नहीं दे सकते हैं, वो संस्कार जो है वो उसको चाइल्डहुड एज से ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो एडोलेसेंट एज में जो बच्चे होते हैं ना, वो नहीं सुनते हैं। उनको आप बचपन से जैसे बनाएंगे वैसे ही बनेंगे। वो तो एक मिट्टी के ढेला है, उनको जैसा रूप देंगे वैसा ही देंगे। तो मैं जैसे गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि अगर आपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया है, वो बच्चा कभी रेप नहीं करेगा, वो बच्चा आपका कभी अनादर नहीं करेगा, वो अपने गुरुओं का कभी अनादर नहीं करेगा। अब बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर ऐसा अगर नहीं होता, हर मेन ऐसा ही होता, तो ये दुनिया कब का मिट गया रहता। पुरुष अच्छे हैं इसीलिए ये दुनिया टिका हुआ है। और माएँ बहनें तो उनके मतलब घर में, किस घर में माँ नहीं है, किस घर में बहन नहीं है, वो जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस। उस बच्चे को अगर हम बचपन से ही संस्कार दिया जाए तो वो सीखेंगे। हाँ, आप देखती हैं कि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं, उनको उस जो जैसे आप उस फैमिली को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप दीजिए ना, आप थकिए नहीं, आपको रुकना नहीं है, आप काउंसलिंग उनको देते रहिए। 1 बार 2 बार 10 बार देखिएगा, कभी ना कभी वो ऐसा स्टेज आएगा जहां वो पेरेंट्स अपनी गलती को बिल्कुल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मैम कहना चाह रही हैं कि वो एक दिन में, 1 महीने में या 1 साल में हो सकता है नहीं डेवलप करे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, डेवलप करेगा। जी, और कोई सवाल ऑडियंस की तरफ से? जी दीपक जी, मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। मैडम ने जो रविंद्रनाथ की बात की, ये वास्तव में साहित्य समाज को जोड़ता है। कविताएं बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं बचपन को, वो उनके दिमाग में रह जाता है। और मैंने इसका प्रैक्टिकल इसका व्यवहार किया है, और कविता के माध्यम से कुछ 1-2 बच्चे जो भी हैं उनको उनके जीवन में चेंजिंग आया है। मैंने देखा है, वो डाइवर्ट हो रहे थे, लेकिन जब वो कविता की ओर गए, अच्छे जो पोएट है उनकी कविताओं को पढ़े और मैंने उनको उसके बारे में बताया, तो मैडम एक तो बिल्कुल एडिक्ट हो चुका बच्चा, वो कविता के माध्यम से बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। मैं बिल्कुल प्रतिमा जी बात बता रहा हूँ, साहित्य क्या चीज़ है। हमें जब तक बच्चों जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, उनके अंदर जब हम संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके माइंडसेट में बड़ा एक जादू का जैसे काम करता है। और मैंने देखा है,
मैं इसका उदाहरण हूँ, मैंने ये प्रयोग किया है और ये प्रयोग बहुत सफल है। लेकिन बचपन से उसको आदत डालेंगे तो वो रास्ता बदलेगा नहीं, और ये स्कूल लेवल पे भी होना चाहिए। हम पहले सवाल ले लेते हैं क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास, और प्रतिमा जी जवाब देंगी क्योंकि बहुत कम। जी को ये बोलना चाहूंगी, শুধু লেখাপড়া করে কেউ মানুষ হয় না, ठीक है। और दूसरी बात, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, ये जो पुरुष प्रधान देश, पुरुष के क्या सींग है या पूंछ है, जो वो प्रधान हो गए हैं, तो ये जो बराबरी, मैं जेंडर इक्वालिटी पे काम करती हूँ, लेकिन यहाँ इक्वालिटी है क्या? सॉरी, यहाँ इक्वालिटी है क्या? नहीं है। पुरुष मतलब, अरे माँ को ही देख लीजिए ना, बेटा को बाबू सोना करके कहाँ पहुंचा देते। वही बेटे जिसके जन्म पर मिठाइयाँ बांटी जाती है और जिनको सर पे रखा जाता है, यही सब रेप का कारण है, एक कारण। और दूसरी बात, प्रशासन, कुछ भी करो, आपके सर के ऊपर पॉलिटिकल अम्ब्रेला है, कुछ भी नहीं होने वाला, आपका कौन बिगाड़ लेगा। अगर आप आरजी कर की ही बात कर रहे हो तो मैं यही कहूंगी, आज इतने दिन हो गए, कहाँ है न्याय? ठीक है, आज वो मुख्यमंत्री है, कल नहीं मुख्यमंत्री रहेंगी, नहीं, कुछ तो बदलाव होना है। आज हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? नहीं तो रास्ते पे क्यों लोग आते? कुछ बदलाव चाहिए। अरे औरतें अपनी सुरक्षा मांग रहे हो, किससे सुरक्षा मांग रहे हो? क्या आप खुद शक्तिशाली नहीं हो? क्योंकि हमारे माताएं तो बच्चों को, मैंने आज तक देखा है मेरे 18 साल के काम में, बच्चों को क्या बोलते हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो, बस। हाँ, किसी ने कहा आज तक कि हिम्मती बनो? कुछ भी हो जाता है तो मुंह बंद करने को कौन कहता है? हमारे माँ बाप खुद कहते हैं। इसीलिए, हाँ वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए कमजोर हमें घर से बनाया जाता है, और वही कमजोरी बढ़ते बढ़ते, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद कॉलेज किया, कुछ प्रोफेशन में हो गए, काम में लगे, उसके बाद शादी, खूब भालो छेले क्या यहाँ लिखा रहता है? हाँ? तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप खुद को सुरक्षित रखने में या फिर उस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए कम से कम अपनी बेटी को उतना तो तैयार करो, मैं यही कहूँगी। और कोई सवाल? हाँ जी। প্রথম কথা আমি ডাক্তার স্যারের কথা জিজ্ঞেস করছি। উনি বললেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কি শুধুই ফাঁসি? কারণ কি আমি একজন স্টুডেন্ট, আমি নিত্যদিন হচ্ছে বাসে যাতায়াত করি বা সিটি অটোতে যাতায়াত করি। আমরা নিত্যদিন কোনো না কোনো জায়গায় এই একটু ধাক্কা, এই একটু আর চোখে তাকানো, এইসব প্রত্যেকটা জিনিসের সাক্ষী আছি। এবার একটা প্রশ্ন আমি সবার কাছে করতে পারি, 12 বছর আগে আমাদের এখানে এই যে কেসটা হয়েছিল, দিল্লির নির্ভয়া কেসে আমি মিডিয়া স্টুডেন্ট, তো নির্ভয়া তো পাবলিকালি হয়েছিল। পাবলিকালি একটা কেস সলভ করতে যেই দেশে এত সময় লেগেছে, সেখানে আরজিকর তো রুমের মধ্যে হয়েছে। এবার এই থেকেই তো মানুষের এত বেশি মানে ওভার কনফিডেন্স সবার মধ্যে আছে যে আমি যাই করি না কেন পার পেয়ে যাব। উই ওয়ান্ট জাস্টিস, আমরা সবাই চিল্লাচ্ছি। এবার আমরা সবাইকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমাদের সুরক্ষা চাই, আমরা রাত দখল করব। কেন আমরা রাত দখল করব? কেন আমরা দিন দখল করব না? কেন আমরা সব সময় দখল করব না? এবং কেন মহিলারা গিয়ে, যেই মহিলারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তারাই কেন বাড়িতে যখন যায়, ম্যাম একটু আগেই বললো যে একটা ছেলে জন্ম হলে 2টো মিষ্টি বেশি বিলি হয়, কেন মেয়ে জন্ম হলে সেই মিষ্টির পরিমাণটা কমে যাচ্ছে? কেন ফ্যামিলিতে বলছে না মেয়েরাও এগিয়ে যেতে পারে, মেয়েরাও সব করতে পারে? কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিল থাকবো না গো বদ্ধ করে, দেখবো এবার জগৎটাকে। তো সেই জগৎটা তো মেয়েরাও দেখবে। আমিও মিডিয়া স্টুডেন্ট, আমিও আজকে এই ডক্টরের এই কেসটা দেখার পর আমার মা বাবাও এইটা নিয়ে খুব চিন্তিত যে আমি যখন ফিল্ডে নামবো আমারও রাত্রে কাজ থাকতে পারে, তাহলে পরে আমি কোথায় সেফ? একটা মিডিয়া পার্সনই বা কোথায় সেফ? এবার এখানে এই বিষয়টি কথা বলা হয়, আমি মাস্টার্স করার সময় আমি রিসার্চ পেপারে আমার টপিক নিয়েছিলাম চাইল্ড মেন্টাল হেলথ। তো চাইল্ড মেন্টাল হেলথের উপরে আমি কাজ করতে গিয়ে আমি দেখি যে বেসিক্যালি সব ক্ষেত্রে যে এই ADHD, ডিলিউশন, এই ধরনের নানান ধরনের সিমটমসগুলো ছোটোবেলার থেকে আসছে। এই যে রেকলেস ড্রাইভিং,
এটা কে শেখালো যে ছোট রাস্তা দিয়ে একটা মেয়ে গেলে পারি পাশ দিয়ে এরকমভাবে গাড়িটা নিয়ে দৌড়ে যেতে হবে? কে শেখাচ্ছে না যে বাড়ির লোক কেন বলছে না যে গাড়ি দিচ্ছি কিন্তু গাড়ির স্পিড লিমিট আছে, সেটা তোমাকে বুঝতে হবে, না হলে কালকে থেকে তোমাকে গাড়ি নিয়ে নেবো। 18 বছর বয়স হলে মোবাইল দেবো, এটা সত্যি কথা, বাচ্চাদের হাতে মোবাইল পড়ছে, খুব খারাপ কথা। কিন্তু 18 বছর বাচ্চাটা, 18 বছর বয়সী যে বাচ্চাটা, তার মনুষ্যত্ব কি সে 18 বছর অবধি পৌঁছেছে? সে কি আদেও 18 বছর অবধি মানে গিয়ে পৌঁছালো? আমার সবার প্রথম একটাই প্রশ্ন, ফাঁসিটা কি আদেও সাজা? কারণ কি ফাঁসি যদি আদেও সাজা হতো, ফাঁসি তো হলো, ফাঁসি তো নির্ভয়া কেসেরও হলো, তাহলে কেন সবাই ভয় পাচ্ছে না? কেন? আর যদি এখানে এতগুলো রেপ কেস নিয়ে কথা হচ্ছে, মেয়ে ছেলে, কিন্তু কেউ বলছে না যে পশু পাখিদের কথা। তাহলে মানুষ তো, আমরা তো মানুষ, ঠিক আছে, কিছু হলে পরে মেয়েদের ড্রেস আপ নিয়ে কথা উঠে যায় যে ও আচ্ছা ও তো রাত্রে বেরোয়, ও তো ড্রেস আপ ভালো না। ড্রেস আপটা কে শেখালো? কারণ ছেলেরাও তো স্যান্ডো গেঞ্জি পরে অনেক সময় রাস্তায় বেরিয়ে যায়, তাহলে কি আমরা মেয়েরা কাকে বলি এই তুই এরকম যাচ্ছিস কেন? আমরা কি আর চোখে দেখি? তাহলে কেন এই জিনিসটা হচ্ছে? তাহলে কেন একটা দেশে দাঁড়িয়ে আমরা এইটুকু সিকিওর না যেখানে ভারত মাতা বলি? আমরা দেবী দেবদেবীর কথা অনেক পরে আসে, ভারত মাতাই যেখানে আমি ভারতবর্ষে থাকি সেখানে মায়েরা সেভ না। বাড়িতে কোনো বাড়িতে যান, আমি শিলিগুড়িতে আমি যদি ধরি, 90% বাড়িতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার, 90% মহিলা। আজকে আমরা এখানে বসেও প্রশাসনের কাছে প্রথমে সুরক্ষা চাইছি। কেন মহিলারা মহিলাদের সুরক্ষক না? কেন মহিলারা মহিলাদেরকে সেভ করে না? এটা আমার কাছে সবার প্রথম প্রশ্ন। কেন মায়েরাই বলে চুপ করে দিতে, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স? বাড়িতেই কেন শেখানো হয় যে সাইলেন্স ব্রেক না করতে, চুপ করে থাকতে? থ্যাংক ইউ। এটা একটা কথা বলবো, আমার খুব ভালো লাগলো, তবে তুমি জানলে খুশি হবে, কারণ মানুষের বাচ্চা হওয়ার পরে তার দুঃখ, আনন্দ, খুশি, সেটা সব থেকে বেশি আমরা গাইনোকোলজিস্টরা দেখতে পাই। এবং এখন দিন বদলাচ্ছে, এরকম বহু মানুষ দেখেছি যারা মেয়ে চাইছে, মেয়ে হলে সব থেকে বেশি খুশি হচ্ছে। আর 2 নম্বর কথা বলছি, আমরা ত্রিদেবকে মানি, সৃষ্টি স্থিতির সাথে সাথে কখনো কখনো প্রলয়ও দরকার হয়। একটা কথা কিছুদিন আগে অ্যাডভাইসারিতে এসছিল যে কলেজের মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে কোনো জায়গা মহিলাদের সুরক্ষা বলয় করতে হবে। আমার যখন সাংবাদিক বন্ধু রিয়াকশন জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম কোনো সুরক্ষা বলয় না, প্রত্যেকটা ইঞ্চি, প্রত্যেকটা মিলিমিটার শুধু ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সুরক্ষিত করতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, পুলিশের হাতে যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের জন্য 3rd ডিগ্রিটা ফিরিয়ে দিতে হবে। একটা জিনিস দেখা যায়, এটা আমি খুব আশাবাদী যে এখানে যারা এসছেন তাদের দিয়েই এবং আমাদের সবাইকে দিয়েই একটা সংস্কার শুরু হোক। আর যে জিনিসটা খুবই জরুরি সেটা মনে রাখা যে কিছু একজন ঘৃণ্যতম অপরাধ করার পরেও তাদের সেভ করার জন্য মানবাধিকার কমিশন ছুটে আসেন। একটা কথা আমি বলছি, হয়তো খুব হার্শ মনে হবে, কুকুরের মানবাধিকার হয় না, পশুর মানবাধিকার হয় না, তাকে নিঃসন্দেহে শাস্তি দিতে হবে। এবং এইখানে প্রত্যেকটা কেসের একটা এসওপি থাকে যে এই ধরনের অপরাধ হয়েছে, এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি, সেটা প্রশাসনকে মানতে হবে। সেটাই হচ্ছে গুড গভর্নেন্স। এবং অতীতে কি হয়েছে সেটার থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎকে নিশ্চয়ই সুরক্ষিত করব, এটা আমার মনে হয়। এবং এই যে জনজাগরণ হয়েছে, এই স্পিরিটটা যেন শেষ না হয়, এটা যেন চলতে থাকে এবং আমরা সবাই সবার সুরক্ষা করব। কারণ এখানে শিলিগুড়িতে হয়তো বেশিরভাগ দোকান রাত 9টা-10টায় বন্ধ হয়ে যায়, মুম্বাইয়ের আসল কাজ শুরু হয় রাত 10টার পরে। কাজেই আমাদের সেই রকম সুরক্ষার জায়গায় ফিরে যেতে হবে। बिल्कुल। थैंक यू सर। আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, একটা কথা, हम लोग अभी भी एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि वुमेन को सेव करना पड़ेगा। क्या हमें कभी ये बोलना पड़ता है कि मेन को सेव करना पड़ेगा या आदमियों को सेव करना पड़ेगा? हम लोग अभी भी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? हम लोग जब जस्टिस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेफगार्डिंग अ वुमेन। Don't you think this is gender bias in itself? It's a gender bias in itself. So don't ask for protection. Say that we will protect. We will protect. We are not, हम लोग don't play victim. As a woman, I'm a life coach and I'm saying this, don't play a victim.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि ये जितने भी रेपिस्ट्स होते हैं ना, वो नार्सिस्टिक सेडिस्ट्स होते हैं, अग्रेशन पावर पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो जैसे आप कमजोर दिखाओगे खुद को, वो आप पे अटैक करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू बाउ डाउन बिफोर देम। उनको सिर्फ एक ही चीज पे खेलना होता है। रेपिस्ट प्ले ऑन ओनली वन थिंग एंड दैट इज फियर। You show fear on your face, they attack. So don't ask for protection. Say, we will protect. I will protect, we will protect. Don't ask for protection. One thing I would like to, one thing just I would like to add here, since all female members are talking, some feedback is going on somewhere. Yes. The question is, in a democratic country, हमारे तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का नींव बुनियाद है इक्वालिटी। अगर आप इक्वल बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, वोट बैंक बनना बंद करना पड़ेगा। आपको जितने भी रिजर्वेशंस है, विमेंस रिजर्वेशंस, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। चाइल्ड केयर लीव जो स्कूल्स में और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनली, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। In order to be in equal status, you have to stop enjoying minority status. The moment you give up the minority status, you are equal with the majority. ये पहली बात है। और अभी तक जितने भी बात हो रही है वही उठ के आ रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में उठ के आ रहा है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने पूछा है कि हमारे इक्वालिटी कब आएगा। ये इक्वालिटी के लिए इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक केसेस रजिस्टर्ड का सवाल है, जैसे कि मैम ने कहा कि कारो माथा हाथ रोए छे पॉलिटिकल, मैं आपको बता रहा हूँ अभी पॉलिटिकली इतना माहौल विशिएटेड हो गया है, माहौल इतना ख़राब हो गया है कि बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग केसेस नहीं लेते हैं। अब मालूम है आपको क्यों नहीं केसेस लेते हैं? वो सरकारी पक्ष के लिए नहीं लेते हैं। सरकारी पक्ष उन पर दबाव नहीं डालते कि केसेस मत लीजिए। ऑन द कंट्रेरी उनको मालूम है कि एक अगर मैं केस लूँ तो वो एक इशू बन जाएगा और विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उसे इशू बनाएंगे। हम जब छोटे थे ये बात होता नहीं था, रेप इज रेप, पनिश हिम। लेकिन अभी विरोधी पक्ष के लोग उसको इशू यूज करते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। আপনারা সবাই রান্না করেন, আমি কিন্তু একবারও বলছি না যে এটাই একটা কারণ, এটাই একটা কারণ না। আপনারা রান্না করার সময় অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস দেন, অনেক কিছু দেন। সিমিলারলি এই প্রবলেমটার অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে, অনেক সলিউশনস আছে, অনেক কারণ আছে। बहुत सारी बातें हैं, एक बार में या एक मिनट में इनका उत्तर दे पाना या ले पाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। हम सवाल लेंगे ऑडियंस से पहले। हेलो जी हेलो, गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड স্যার অ্যান্ড ম্যাম। আমি সমর্জিতা সাহা শিলিগুড়ি মার্শাল আর্টস অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছি এখানে। তো স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে যে এখানে স্যার আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। স্যার আমি প্রথম থেকে এখানে সবাই মানে অডিয়েন্সদের মধ্যে মহিলাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। এবার স্যার এখানে আমরা নামটাও লিখেছি স্যার সেভ আস ফ্রম রেপ। স্যার এখানে আমরা কেন লিখি না যে এডুকেট বয় টু স্টপ রেপ? কেন স্যার আমরা এখানে এটা লিখছি না? কারণ আজকে ম্যাম আপনিও বললেন যে এই যে রেপ কেসগুলো হচ্ছে, ব্রুটালি রেপ কেস হচ্ছে, এত কিছু হীনমন্যতার মানে এতটা হচ্ছে, এটা একটা এগ্রেশনের জন্য হচ্ছে। অবভিয়াসলি আমি মানছি এটা এগ্রেশনের জন্য হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি চাই যে ছেলেদের কাছ থেকে শুনবো, তো আজকে ছেলেরা এখানে প্রেজেন্ট কেন নেই? তারপর 2 নম্বর যে আজকে আমরা মেয়েরা এতটা ভয় পাচ্ছি, এতটা সিচুয়েশন খারাপ হয়ে গেছে, বাড়ি থেকে শুরু করে রাস্তায় বেরোতে পারছি না, যার কারণে স্যার আজকে মার্শাল আর্ট শিখছি আমরা। তো এরকম সিচুয়েশনে ছেলেদেরও আশা করি শোনা উচিত যে আমাদের ওপর দিকে যাচ্ছে। আমরা আজকে যতজন এখানে আছি কম করে কম বেশি সবাই ইফটিজ বা বাসে ট্রেনে ট্রামে স্কুলে অনেক রকম মোলেস্টেশন থেকে শুরু করে অনেক কিছু ফেস করেছি, কিন্তু ছেলেদেরও তো শোনা উচিত যে তারা যখন একটা কাজ করছে তো আমাদের ওপর দিয়ে কী ফিল হচ্ছে। আমাদেরও যেমন তাদের কথা শোনা উচিত যে তারা কেন আমাদের প্রতি এগ্রেসিভ। রাস্তাঘাটে বাসে ট্রেনে ট্রামে অনেক ছেলেদেরকে দেখি আমি চিনিও না, কিন্তু তারা কেন এই বিহেভিয়ারটা আমাদের ওপর রাখছে সেটা তো অবভিয়াসলি জানা উচিত। আর আজকে আমরা যে এখানে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছি, তো আমাদের একটা প্রত্যেকটা ছেলেদেরকে দেখে আমাদের ভয় হচ্ছে, সেটা কেন আসছে? এগুলো একটা This is what I want to tell you. Rapes happen once in a very drastic way to show that they are powerful and dominant.
आपको घर के अंदर घुसाने के लिए ही ये रेप्स हो रहे हैं। ये ओके? आपको घर के अंदर घुसाने के लिए ही ये रेप हो रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, तो आपको घर के अंदर नहीं घुसना है, एग्जैक्टली। फियरलेस होकर के वही करना है जिससे वो आपको डरा रहे हैं। हाँ, सो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बी फियरलेस, बी हु यू आर, डू व्हाट यू हैव टू एंड स्टॉप फियरिंग। एग्जैक्टली मैम। अग्रेशन का कोई डर नहीं है। दो चीजें हैं, एक शेर जंगल में रहता है, आप उसे पालते नहीं हो। सिमिलरली एक रेपिस्ट अंधेरे में रहता है, वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ अटैक करने को आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसे जगह पे हो जहां पे कोई आपको अटैक ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब चीज ये हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर, एग्जैक्टली। राइट? इसका मतलब लोगों ने देखा है, लोगों ने जाना है, बट वो डरते हैं कि उनको कुछ बोलना नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लड़कियों का डरने का नहीं है, लड़कियों को रोड पे निकल करके उस चीज को फाइट करने का है। एग्जैक्टली मैम। स्टॉप सेइंग दैट आई एम अ वुमन एंड आई नीड प्रोटेक्शन। टेल मेन दैट बी अ मैन। यस, एग्जैक्टली। मैडम एक मिनट सर, रुको मेरा जी। और एक सवाल था। मैडम ने जो बात कही ना, तो ये एक पहलू है, लेकिन वहाँ जो कि रेप हुआ है, लेकिन सिर्फ रेप एग्रेशन के कारण हुआ है, उत्तेजना के कारण हुआ है, ऐसा नहीं एक्सीडेंटली हुआ है। ये एक प्लानिंग है, इसके पीछे एक भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। जो वो बहुत कुछ जानती थी हॉस्पिटल के बारे में, शायद वो एक्सपोज नहीं कर पाए, इसलिए उसका मर्डर किया गया और उसका रेप किया गया। तो ये मत सोचिए कि भ्रष्टाचार उसमें लिप्त नहीं है। जो करप्शन है, जो डे टू डे हॉस्पिटल में जो करप्शन होता रहा है, विभिन्न ऑर्गन्स बिकते रहे हैं हॉस्पिटल में, किस किस मत के लिए पैसा लिया गया है, 250 लोग रहते हुए एक महिला का रेप हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था की बहुत बड़ी फेल्यूर है और व्यवस्था पूरी तरह से, हमारा तंत्र जो है समाप्त है। जिस पुलिस पर हम भरोसा करते हैं, वो पुलिस जो रक्षक होनी चाहिए, वो वहीं भक्षक हो गई है। नहीं तो 7000 लोग वहाँ अचानक कैसे पहुँच करके सब कुछ तोड़ देते हैं हॉस्पिटल में और सबूत मिटा देते हैं। क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? तो ये बहुत सारी बातें हैं कि सिर्फ गुस्से से होता है या जेनेटिक से होता है, इसके पीछे हमारा करप्शन भी एक बड़ा कारण है। और ये जो घटना हुई है, उसके बाद लगातार जैसा आउटरीच देख रहे हैं हम लोग, रास्तों पर लोग निकल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इन रैलियों से जो लोग घर लौट रहे हैं, जो लड़कियां घर लौट रही हैं, जो लड़के घर लौट रहे हैं, वो सेफ हैं? अरे यही तो बात है। मैं एक लाइव आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये प्रोग्राम शुरू होने से ठीक पहले ये मेरी जानकारी में आया। एक ऐसी ही रैली से कुछ दिन पहले कुछ लड़की और लड़के अपने घर लौट रहे थे और उनके ऊपर भी इस तरह से हैरेसमेंट का अटेम्प्ट किया जाता है। रैली निकाल देने से कोई सुरक्षित नहीं हो जाता है। बेटा जो पूछ रही थी आप, रैली निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैम ने जो कहा कि आई विल प्रोटेक्ट, खुद को उतना सक्षम बनना है और बनाना है। हम पहले तो एक बात जानेंगे, यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको माइक दिया जाए। क्या घटना है वो हमारे सारे पैनलिस्ट भी सुने, हमारे दर्शक भी सुने। Good evening to everyone present out here. I am an LGBTQ activist. My name is Vivek Ghosh and I work for LGBTQ people. When we say we were talking about the gender equality, genders में if there is male and female, after that एक हिजरा कम्युनिटी भी है हम लोग का, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है, ट्रांस मेन भी है, ट्रांस वुमन भी है, गे है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल, वी ऑल हैव दिस इन आवर कम्युनिटी। हम लोग एक कम्युनिटी ही बना दिए इसको, बिकॉज वी हैव अनदर कम्युनिटी लाइक LGBTQ कम्युनिटी हम लोग का एक है। देन बीइंग एन एक्टिविस्ट, तो मैं दो रैली मैंने ज्वाइन किया फॉर द आरजीकर केस एंड हम लोग एक प्रोटेस्ट निकाले। उसके बाद घर जाते वक्त बीइंग अ गाय, आई एम अ बायोलॉजिकल मैन एंड बीइंग अ बायोलॉजिकल मैन, मैं एक फेमिनाइन में ड्रेसअप कर, आई डोंट प्रेफर एनी जेंडर, आई डोंट हैव एनी जेंडर, आई एम अ जेंडर फ्लूइड पर्सन, माई प्रोनाउंस आर ही एंड शी
एंड लाइक आई डोंट प्रेफर एनी जन, बट मेरा फेमिनाइन वे से अगर कोई लड़का आकर मेरे को देख के छेड़ता है, मेरे को अब्यूजिव वर्ड्स, लाइक वेरी वेरी मच वेरी बैड अब्यूजिव वर्ड्स, वो जो नेक्स्ट रिसेंटली मेरे साथ जो केस हुआ 2 दिन पहले वेडनेसडे को, लाइक मैं रैली के बाद घर जा रहा था, वो कितनी तारीख की घटना है? इट्स वेडनेसडे, लाइक वेडनेसडे, आई डोंट रिमेंबर जो भी हो, जी 22 या तो उसके बाद जो थे वो जो आ रहे थे वो स्कूटी से मेरे को फॉलो किया। फर्स्ट वी डिडंट रिएक्ट, मेरे साथ मेरी बहन भी थी, वी डिडंट रिएक्ट। वो लिटरली ही वाज गिविंग जो भी हो पॉलिटिकल हो, आई डोंट केयर, बट ही वाज सिंगिंग जय श्री राम आफ्टर सीइंग मी। देन ही फॉलोड मी, देन आई स्टार्टेड डूइंग द वीडियो एंड जब उसने देखा कि मैं वीडियो कर रहा हूँ, वो और मतलब गंदा गंदा वर्ड्स मेरे को हिजड़ा छक्का और बहुत कुछ मेरे को बोलने लगा। फिर वो ऐसे भी बोलने लगा कि मैंने इससे मैंने उससे 10,000 रुपये मांगा, मैंने उसको आँख मारा। आई डोंट केयर, मैं क्यों उसको आँख मारने जाऊँगा, मेरे को वो आई डोंट नो हिम, आई डोंट केयर अबाउट हु ही इज़। और ये जो केस हो रहा था, हम टोटो से उतर के एक जनरल स्टोर के सामने देयर वर around 6 to 7 boys standing out there. They were just smoking around and they were just having the tea and all, जो अड्डा मारते, वो लोग just वहाँ पे खड़े थे। They were not just they didn't protest only, they didn't come आके कि वो लोग मेरे लिए लड़े। I was shouting, it was raining heavily that time। मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं फ़ोन में वीडियो कर, नो द रोड्स वर, हाकिमपाड़ा वाला रास्ते में मेरे साथ ऐसा हुआ। हाकिमपाड़ा इज़ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ सिलीगुड़ी। तो वहाँ पे रात का 11 कुछ भी नहीं है, तो सब कोई वहाँ पे जाना ना, कोई नहीं रोक रहा। आई वॉज हेल्पलेस। देन मैंने अपने कम्युनिटी के जो मेरे मेंबर्स हैं उन लोग को मैंने कांटेक्ट किया कि आई एम अनसेफ हियर। उसके बाद जो कर रहे थे वो लिटरली अपना सोसाइटी के आदमी लोग को जमा करके दे केम टू हिट अस बिकॉज एंड दे वर कैरिंग नाइफ एंड अदर बेल्ट्स वगैरह, दे वर कैरिंग ऑल द सोसाइटी का आदमी लोग। हम लोग वो मेरे को एक फ्रेंड मेरे को वहाँ से रेस्क्यू किया था, वो अपने घर लेके गई थी मेरे को। तो उसके पारा का आदमी लोग, मतलब उसके सोसाइटी के लोग, तुमने उसको रेस्क्यू क्यों किया, मतलब शी रेस्क्यूड मी, तुमने उसको रेस्क्यू क्यों किया, तुम्हारे ऊपर सब कोई उसके ऊपर चढ़ गए थे सब पे, उसके सोसाइटी के लोग। देन मेरे मेंबर्स आके मेरे को वहाँ से निकाला। देन रात के 1 बजे मैंने पुलिस में फ़ोन किया। देयर वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वाज नो फीमेल कांस्टेबल प्रेजेंट आउट देयर। मेरे साथ एक मेरी बहन भी थी, अगर उसको कुछ हो जाता तो वो किसके पास जाकर कंप्लेन करती। और पुलिस को फ़ोन करने के टाइम 2 मिनट, मेरे को 5 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा, पुलिस वॉज बिजी। अगर ऑन स्पॉट मेरे को कॉल करना पड़ता वो केस के टाइम पे, देन आई वोंट गेट पुलिस प्रोटेक्शन। देन नेक्स्ट डे मैंने FIR फाइल किया। एज यूजुअल इट वाज माय केस, इट वाज क्लियरली रिटन आउट दैट LGBTQ मेंबर इंडिविजुअल्स के ऊपर केस किया हुआ है। पुलिस वाज एज इट इज, दे वुडंट, वो लोग एक दिन जो FIR 36 आवर्स के अंडर लॉन्च हो जाना चाहिए, दे टुक 2 डेज। और मैंने कल बहुत जन से बात किया, हम लोग को हायर जगह में जाके बात करना पड़ा। देन पुलिस टुक द एक्शन, ही गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट। एंड आज सुबह ही मैं पुलिस स्टेशन में जाके उसको आइडेंटिफिकेशन के बारे में सब कुछ बोल के आया कि यही है। एंड ही वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग आउट इन द पुलिस स्टेशन एंड ही वॉज डूइंग लाइक मी दिस, the criminal was doing like with this and he was just sorry and he got hated by we got 2 slaps from inspector and yeah, I asked where is my safety if अगर मेरा अंदर का मेरा जो है, मैं I feel by being a biological male I am feeling unsafe right now। मैम प्रतिमा मैम, ये इस तरह की घटनाएं क्योंकि आप तो लगातार जमीनी स्तर पर काम करती हैं, तो ये जो इस तरह की घटनाएं, रैली इसलिए था कि हमें हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए, हमारी आवाज़ जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक, वहां से जो लोग आ रहे हैं वही सेफ नहीं है। लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पर। अभी मैं ये कहूँगी, सेफ कोई भी नहीं है, क्या LGBT, क्या मेल, क्या फीमेल, कोई भी सेफ नहीं है। इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि अपना सेफ्टी के लिए खुद आगे बढ़ो। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हिम्मती तो बनो भाई। करेक्ट। और अपने घर के बच्चों को, हमारा
मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसे भी बदलना है, हमारा जो माइंड सेट है उसे भी बदलना है। हम क्या करते हैं, लड़कियों को सुंदर देखते हबे, हैं एकदम फर्सा होते हबे, चुप थकते हबे, केनो? वहीं से तो आपकी कमजोरी पता चल रही है। अभी जैसे स्टेफी मैम ने कहा कि अगर आप डरते हो, आप एक चीज याद रखो, आप लोगों में से जो भी बहुत सीधी सादी हो ना, सो नेक्स्ट टारगेट माइट बी यू, ये याद रखना। इसीलिए आपको डरना किसके लिए है? आप अपने घर में खा रहे हो, अपने पढ़ रहे हो, अपना देखभाल कर रहे हो, तो क्यों? और एक बात मैं बोलूँगी, शादी, बच्चे कम उम्र में शादी मत करना, ठीक है? पहले अपने को खड़ा कर लो, उसके बाद उस तरह की दुर्घटना अगर आपके साथ घटती है तो वहाँ से आप बचने का, अगर आप सक्षम बन जाते हो मेंटली तो आप आगे बढ़ो। और भाई मैं आपसे ये कहूँगी कि ठीक है, जैसे अभी दीपू भाई बोल रहे थे कि हम लोग स्टेटस देते हैं ना, ट्रैवलिंग टू बैंगलोर, ट्रैवलिंग टू बैंकॉक, क्या ज़रूरी है? आजकल तो फेसबुक आने के बाद खाने का, कपड़ा पहनने का, सब कुछ का हम लोग स्टेटस देते हैं, क्या ज़रूरी है? आप शॉपिंग कर रहे हो, मॉल पे आए हो, सब दिख रहा है, और आपके उधर घर में चोरी हो रही है या फिर कोई आपको फॉलो कर रहा है। अगर आपके पास उतनी सक्षमता नहीं है दुनिया से लड़ने की, तो तैयार रहिए, नेक्स्ट टारगेट आप हो सकते हो। और मैं भाई को यही बोलूँगी, ठीक है आपके साथ ऐसा है, आपको थोड़ी ना ढिंडोरा पीटने जाना है, ठीक है? आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, और उसके बाद हम लोग हैं आपके साथ में। थैंक यू जी। कोई और सवाल अगर ऑडियंस की तरफ से है? যে আজকালকার মায়েরা তাদের মানে মেয়ে সন্তানদেরকে বেশ ভালো করে শিখিয়ে স্কুল পাঠায় বা যেখানেই হোক শেখাচ্ছে গুড টাচ ব্যাড টাচ। এটার সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে আমি জানতে চাই, এটা কতটা পজিটিভ কতটা নেগেটিভ? কারণ আমাদের সময় কিন্তু এগুলো আমাদের শিখতে হয়নি, আর এটার প্রভাব যে খুব সবসময় সুফল হচ্ছে তা কিন্তু না। আমি আপনাদের কাছ থেকে মানে প্রশ্নটা জানতে চাচ্ছি, পরে আমি আমার কিছু ঘটনা আমি বলবো, আপনারা এটার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। দেখুন, যেটা আমার ব্যক্তিগত মত, যখন এডুকেশন ইভলভ করে এক বিভিন্ন ধরনের ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথডের মধ্যে দিয়ে যায় এবং সোসাইটির বিভিন্ন প্রবলেমসগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য এবং কনসাসনেস এবং কনসার্ননেস বাড়ানোর জন্য অনেক কিছু আমাদের সিলেবাসে ডিরেক্টলি আর ইনডিরেক্টলি ইনক্লুডেড হয়। এবার গুড টাচ ব্যাড টাচ, এটা খুব আনফর্চুনেট যে এরকমও আমরা দেখতে পাই সোসাইটিতে যে 90 ইয়ার্স না হলেও 70-80 ইয়ার্সের কোনো একজন খুব হাইলি এস্টাবলিশড মেল, সে কিন্তু একজন ইয়াং ওমেনকেও কিন্তু মলেস্ট করে, ভাইসি ভার্সাও অনেক ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু সেইটার জন্যেই যাতে সে কনসার্ন থাকে, যে শুরু থেকেই সে কনসাস হয়ে গেল, তার একটা মেন্টাল এফেক্ট পড়ে। কিন্তু ডেফিনেটলি আমাদের প্রত্যেকটা সুরক্ষার ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটা কনসাসনেস জাগানোর ক্ষেত্রে, নইলে কি হবে, তার যদি গুড টাচ ব্যাড টাচের সেন্স না থাকে, একদিন হয়তো কিছুটা ব্যাড টাচ করতে করতে যে ব্যাড টাচ করছিল সে একটা বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেললো এবং সেটা বাড়িতে রিপোর্টেড হলো না। আর আরেকটা কথা বলছি, যে এই যে একটা কোয়েশ্চেন হলো সেভ আস ফ্রম রেপ, বেসিক্যালি আমাদের সোসাইটি ক্ষেত্রে এটা রেপ হয়ে গেল। এটা কিন্তু মেল ফিমেল সুরক্ষার আলাদা করে ব্যাপার নয়। আমরা শুধু রেপ নিয়ে কনসেন্ট্রেট করছি কেন? সুরক্ষা মানে স্ন্যাচিং, থেফট, তারপরে মার্ডার, এভরিথিং ইজ everywhere our safety and security is at stake, and both of us, male or female, both of them are victim. So that it is save our society, basically the message is that. আর এই যে তোমরা এসছো যারা মার্শাল আর্ট ছোটবেলা থেকে শিখছো, এখন অনেকে ক্যারাটে শিখছে, অনেকে তায়কোন্ডো শিখছে, এটা কেন হচ্ছে? মেল ফিমেল বোথ এটা শিখছে, আগে তো এত শিখতো না। কারণ আমাদের সেফটি আমাদের নিজেদের হাতে, এবং যারা আমাদেরকে আনসেফ করার চেষ্টা করবে
তাদের সেফটি সিকিউরিটি অ্যাট স্টেক হবে। আমি এটাও পুলিশকে বলেছিলাম যখন প্রথম আমি সিকিউরিটি নিয়ে মিটিং করি, যেহেতু আরজিকর মেডিকেল কলেজে ঘটনা হয়েছে এবং আমি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছি। যেদিন আমরা ফার্স্ট র্যালি করলাম ঘটনার দিন ইভিনিংয়ে, তারপর আমি রাত 11টা অবধি মিটিং করেছি। আমি পুলিশকে লাস্টে বলেছি, দেখুন যদি সেফটি সিকিউরিটি নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের একজনেরও, সে পেশেন্ট হোক, ডাক্তার হোক, পেশেন্টের রিলেটিভ হোক, স্টুডেন্ট হোক, নার্সিং পার্সোনাল হোক, অ্যাট স্টেক হয়, আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে না, 1200 ছেলে কিন্তু রুখে দাঁড়াবে, 1200 ছেলে মেয়ে, এবং তখন কিন্তু আমাদের আইসিইউতে বেডের দরকার হতে পারে। কাজেই যারা মনে করছেন যে সোসাইটিটাকে একটা আনসেফ করে দেওয়া যাবে, তারা এখন থেকে সতর্ক হন। মানুষ জাগছে, আমরা জাগছি, এবং এই যে এত প্রশ্ন উঠে আসছে, এত বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও প্রশ্ন করছে, ছেলেরা খুব একটা আসেনি, কেউই আসেনি বলতে গেলে, এটা কিন্তু প্রমাণ করছে যে আমরা সবাই ব্যাপারটা নিয়ে কতটা কনসাস। হয়তো একটা দুর্ঘটনা আমাদেরকে নতুন করে জাগালো, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে আমরা যদি মেনটেন করতে পারি, তাহলেই কিন্তু রিয়েলি আমরা নিজেদেরকে সেফ করলাম এবং একটা সেফ সোসাইটি হলো। সেফটি ইজ আ মাস্ট and we have to save our society as well. Just I would add 1 minute, Dipuji. My time starts now, okay? So the question is, ব্যাপারটা কিছুই না, আমি বাংলায় বলি, ঠিক আছে? আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন, কারণ majority of people are Bengali speaking. सर आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि बिल्कुल हाँ, मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग द कंक्लूजन। द क्वेश्चन इज কিছুই না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন একটা ঘটনা ঘটে, প্রচুর আলোচনা হয়, রাস্তায় মানুষ হাঁটে, তারপরে পাবলিক মেমোরি ইজ প্রভারবিয়ালি শর্ট, মানুষ ভুলে যায়। আমরা জার্নালিজমে প্রথমেই কথা শিখেছিলাম, পাবলিক মেমোরি ইজ প্রভারবিয়ালি শর্ট, মানুষ ভুলে যায়। মনে আছে আপনাদের এই অগস্ট মাসে একটা ছেলে র্যাগিং হয়েছিল, প্রচুর চ্যানেলে আমি বসেছিলাম প্যানেল করতে। এই ঘটনার কদিন আগে 29 তারিখে যেরকম ম্যাডাম বলছিলেন যে ছেলেরাও সেফ না, ছেলেরা কেন সেফ না, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। হ্যাঁ, 29 তারিখে আলোচনা করেছি আমি একটা অন্য চ্যানেলে বসে। হ্যাঁ, শুধু এখন ঘটনাটা হচ্ছে যে যখন এর ঘটনা ঘটে, ইটস লাইক এ সোডা ওয়াটার বটল, ইট গোজ আপ অ্যান্ড দেন স্লোলি দ্য বাবলস ডাই ডাউন। আমরা ওয়েট করছি এবং আপনাকে বলে দিচ্ছি প্রশাসনও কিন্তু ওয়েট করছে। ডাক্তারবাবুর পাশে রয়েছে, সবাইকে বলছি আমি, প্রশাসন ওয়েট করছে যে কতদিনে এই আন্দোলনটা উইল রিচ দ্য পয়েন্ট অফ টায়ার্ডনেস। প্রত্যেক কটা আন্দোলন একটা পয়েন্ট অফ টায়ার্ডনেসে পৌঁছায়। প্রশাসন চুপ করে ওয়েট করছে এরা কবে টায়ার্ড হবে। প্রত্যেকে টায়ার্ড হয়। আপনি রোজ কাজ ছেড়ে সন্ধ্যেবেলা মশাল নিয়ে বাঘাযতীন পার্কে যেতে পারেন না, ইট ইজ নট ফিজিবল। অতএব প্রশাসন ওয়েট করছে, এটার লড়াইটা রোজ আপনাকে লড়তে হবে। এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিঙ্গাপুরে পেপার স্ট্যান্ডে, আমি যদি জার্নালিস্ট জানি, আমি পেপার স্ট্যান্ডে পেপার রাখা থাকে এবং ওখানে কিছুটা মানে রিকোয়ার্ড পয়সাটা দিয়ে লোকে পেপার নিয়ে চলে যায়, কেউ কিন্তু চুরি করে না কিন্তু পেপারটা। এবার আপনি বলবেন সিঙ্গাপুরের প্রশাসন খুব ভালো, না, সিঙ্গাপুর প্রশাসন ভালো না বা খারাপ না, সেটা কেউ ভ্যালু জাজমেন্টই করে না। তার কারণে হচ্ছে মানুষের মধ্যে সে লেভেল অফ অ্যাওয়ারনেস এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। আপনারা কটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা প্রোটেস্ট করেন, প্রোটেস্ট যখন আপনারা করেন হয়তো কয়েকজন, আমি জেনারেল বলছি, এটা সবাই দেখছে, শুধু আপনারা না, সবাই দেখছে, বহু লোক দেখছে, হাজার হাজার লোক দেখছে এই লাইভটা। ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। এবং যে কথাটা বারে বারে আপনি বলছেন না, জানেন ডাক্তারবাবু বললেন, মনে পড়ে গেল একটা কেস, পরশু দিনকে আলিপুরে একটা এফআইআর হয়েছে, 50 বছরের একজন পুরুষ ওয়াজ স্টকিং আ 15-year-old গার্ল। নাও ইউ টেল মি, হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দিস পার্টিকুলার কেস? উই হ্যাভ টু বি, যে কদিন আমি হাঁটছিলাম না, প্রথম দিন হেঁটেছিলাম দীপুজি, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, তো আমরা খুদকো বকশিস সওয়াল কি উই ওয়ান্ট জাস্টিস, সবাই হাত এরম করছি। ইউ নো ওয়াই? বিকজ one finger is pointed towards the culprit and the other 3 fingers are pointed towards you. তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আরে জাস্টিস চাইছি কার কাছ থেকে। যেদিন আমি স্লিউ জার্নালিস্ট ক্লাবের মিছিল আমরা বেরোলাম, আমরা মৌন ছিলাম, আমরা কিছু বলিনি, বিকজ কোথাও না কোথাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি একটা মানে সাংকেতিকভাবে যে উই অল আর রেসপন্সিবল ফর দিস সিচুয়েশন। बिल्कुल इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल हम सभी जिम्मेदार हैं, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। कोई आखिरी सवाल है तो ये आखिरी सवाल हम लेंगे किसी का। एक चीज़ बोलना है उनके पॉइंट पे, जिनको 3 उंगलियां हम पे उठ रही हैं, एक उंगली कल्प्रिट पे, 3 हम पे। याद रखिएगा कि सरस्वती भी हम हैं। यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं शक्ति की बात कर रही हूँ। शक्ति
हर किसी के अंदर है, मेल में भी है, फीमेल में भी है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर सरस्वती, you are Lakshmi, you are Durga, you are Chandi. Remember this, it comes from us. So what you have to fight is, what sir is saying is, हमें सुधारना है, मतलब we need to awaken that root at the right time. जी मैम। নমস্কার, আমার নাম মুনমুন সরকার। नमस्कार। আমার তিনটা পরিচয় আছে, আমি তিনটা পরিচয় বলছি। প্রথম হচ্ছে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রথম টোটো মহিলা, টোটো চালাই। সেকেন্ড হচ্ছে আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার। থার্ড হচ্ছে আমি একজন খেলোয়াড়। সব টোটোর থেকেই আমার প্রেরণা। এবার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই যে বলা হলো যে শোনা যাচ্ছে আরজি করের ব্যাপারটা নিয়ে সব দেখছি, যা সবাই কিন্তু ভীত, সত্যি সবাই ভীত। কিছুক্ষণ আগে একটি মেয়েও বলল, এখনও একটু আগে একটি মেয়েও বলল, ভীত অনেকেই। তা আমি বলবো আজকের এই ডেটে ভীত হয়ে কিন্তু কাজ করলে চলবে না, রাস্তায় তোমাকে বেরোতেই হবে। এমনভাবে তৈরি হও যেটা মানুষ তোমাকে দেখে ভয় পাবে, যে আজকে আমি এই বয়সে এসে আমি কিন্তু ক্যারাটা শিখছি, দুজনকে ফেলে দিতে পারবো এইটুকু কনফিডেন্স আমার আছে। তা আমার যদি থাকে তাহলে প্রচুর বাচ্চা মেয়েরা আছে, এখনও ইয়াং আছে, আমার মেয়ে আছে, আমি সবাইকে একটাই কথা বলবো, কখনো ভয় পেয়ে পিছনে ব্যাক করে চলে যাব এরকম না। আমাকে এই আরজি করের এই ব্যাপারটা দেখে আমাকে মনে আরও বল আনতে হবে এবং শক্তি আনতে হবে, এবং রাগ, তেজ, শক্তি এগুলো আনতেই হবে, যে আমাকে সামনে আগাতে হবে, আর আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে আমরা পারি, আমরা নারী, আমরা পারি। নমস্কার। तो ये सारे तमाम जो सवाल थे, तमाम जो बातें आई, अभी मुनिया दी की तरफ से भी बात आई, ये तमाम बातें हम लोग लेते हैं। और अंत में ये जो एक डिस्कशन है, ये ऐसा डिस्कशन है जो लगातार चलाने की, लगातार होने की ज़रूरत है। आम लोगों के बीच में जाके ये डिस्कशन होने की ज़रूरत है। कोई एक सवाल है? हाँ। গুড ইভিনিং স্যার অ্যান্ড ম্যাম, আমি আবার আরেকটা প্রশ্ন রাখতে যাচ্ছি। বলছি যে ম্যামও বললেন যে আমাদেরকে ভয় পাওয়া চলবে না, কিন্তু প্রথমে ম্যাম আপনিও বলছিলেন যে বাড়ি থেকেই শিক্ষাটা শুরু হয়। ম্যাম আমি নিজে চোখে অনেকবার দেখেছি যারা আন্দোলন করছেন, পুরুষও আছে মহিলাও আছেন, এবার তারা বাড়িতে গিয়ে কি করছেন, যে আমি অনেকক্ষণ আন্দোলনে ছিলাম, আমি হাঁপিয়ে গেছি, এখন বউকেই অর্ডার করছেন যে আপনি চা করে আনুন। তো এখানে একটা সিরিয়াসলি এটা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে। आप जो सवाल कर रही हैं, पराग जी ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। हाँ। कि अभी क्या है, आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है बेटा कि लोग जो हैं वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इसीलिए ये दिक्कत यहाँ पर आती है। आम जनता जो है, आम लोग ऐसे लोगों को चाहते हैं, ऐसे लोगों को मानते हैं जो व्यक्ति जो बोलता है वही करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है, वो थोड़ी देर बाद पेड़ के किनारे जाके सिगरेट फूक रहा है। तो लोगों के नजर में उसका जो मॉरल वैल्यू है वो घट जाता है। ये जवाब पराग जी पहले ही दे चुके हैं बेटा। आपका और कोई सवाल इसका है? एक और पहलू है जी। इस पूरे चीज का एक और पहलू है जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बोला था कि इसका रीजन अग्रेशन है, डोमिनेंस है, पावर है। मेन, जैसे हमने बोला, ये सब पेट्रियार्कल सोसाइटी, आदमियों को खुद को पावर में, डोमिनेंस में एक स्तर पे देखने की आदत है। हाँ, तो वो खुद को जब उस तरह से देख नहीं पाता अपने लो कॉन्फिडेंस में, और वो जब देखता है कि somebody else is doing better, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। हाँ, सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सोसाइटी में, वो भी एक रीजन है कि इस तरह की चीजें हो रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है इक्वालिटी के तरफ, वेयर वुमेन आर बिकमिंग इक्वली पावरफुल, इक्वली इन द स्ट्रेटा, दे आर गेटिंग एडुकेटेड, वो भी वहीं पे काम कर रही है, वो भी वैसे ही अर्निंग कर रही है। वो एडजस्टमेंट में आप देखोगे कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, भले वो वोकल ना हो, वहीं पे ये चीज़ होती है, उसी घरों में ये चीज़ होती है। हाँ मैम, यहाँ पर मेरा और एक सवाल है। जैसे आपने बोला कि एग्रेशन है, एजुकेशन, सब मैं मान लेती हूँ। मैं आप सबको एक सिचुएशन देना चाहती हूँ कि आप लोग बस इमेजिन ना करें कि एक स्कूल
ड्रेस पहने एक लड़की यहाँ खड़ी है, आप लोग इमेजिन मत करिए। आप लोगों ने इमेजिन आया एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़की, मतलब আপনাদের মনে তো আসলো না এরকম একটা মেয়ের ছবি। আমাদের ব্রেন সাইকোলজিক্যালি যেটা বলা হয় যে আমরা না বুঝতে পারি না, তো আমরা যখন আন্দোলন করছি আমরা বলছি রেপ করবেন না, মানুষের মানে রেপটা স্টাক করছে। Correct. যখন আমরা বলছি যে ভ্রষ্টাচার করবেন না, এটা হবে না, নাটা মাথায় আমাদের ব্রেন ফাংশন করতে পারে না। তো আমরা যখন বলছি ভ্রষ্টাচার, দে আর প্রসেসিং ভ্রষ্টাচার, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে আছি। তো আমরা কেন এটা ইউজ করবো না যে আমরা সব কিছু ভালো করব, আমরা এডুকেট করব, আমরা পজিটিভ ওয়ার্ড কেন ইউজ করছি না? তাই জন্য আমি বললাম এক্স্যাক্টলি আই উইল প্রোটেক্ট, উই উইল প্রোটেক্ট, নট এক্স্যাক্টলি। একটা এটা কথা একটা বলবো। নেগেটিভ ইমেজ মানে আমাদের চোখেও দেখাচ্ছে, আর আমরা রেপটাকে হাইলাইট করে দিয়েছি লাল কালি দিয়ে, তো এটা বেশি হাইলাইটেড হচ্ছে, এটা বেশি হাইলাইটেড হচ্ছে। সাইলেন্স আর রেপ, আপনি দেখুন ম্যাম, সাইলেন্স আর রেপটা বেশি হাইলাইটেড হচ্ছে, বাকি কথাগুলো হাইলাইটেড হচ্ছে না। তো আমরা কি বুঝি? সাইলেন্স ইন রেপ, রেপ করো সাইলেন্ট থাকো, এটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে। যেহেতু এখানে একটা কথা আছে যে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট। পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা পজিটিভ জিনিসটাকে স্বাভাবিক ধরে নিই, সেই জন্যই আমরা হয়তো নেগেটিভ কথা বেশি বলি এবং যেটা আমাদের ব্রেনটাকে প্রসেস করে আরও নেগেটিভিটিতে পাঠিয়ে দেয়। তাহলে এইটা আজকে আমাদের শিক্ষা হোক। আর যেটা লাস্টে জেন্ডার বায়াসনেস নিয়ে অনেক কথা হলো, তার আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে অমুক, কিন্তু এখন দিন বদলাচ্ছে, আমাদের 4টে MBBS হয়, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড 12 জন হয় 4টে MBBS-এ, ছেলেরা এখন মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি হয়ে গেছে, এই 12 জনের মধ্যে হয়তো 10 জন মেয়ে, কাজেই সবাই কিন্তু এগোচ্ছে। আপনাদের একটা কথা তো বলি ম্যাম, কাজেই এইখানে কিন্তু ইকুয়ালিটি কেন, এখানে সবাই ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা বিলিভ করতে হবে। হ্যাঁ, বায়োলজিক্যালি ডিফারেন্স আছে, অবভিয়াসলি সেটা তো থাকবে, কিন্তু এই বিশ্বাসটা যদি মনের মধ্যে থাকে যে আমি মানুষ, আমরা মানুষ, কাজেই মানুষের যা ধর্ম সেটা আমাদের করতে হবে। মানুষের ধর্ম ভালো থাকা, ভালো রাখা, নিজে সুরক্ষিত থাকা, অপরকে সুরক্ষিত রাখা। অপরকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে অপরাধ প্রবণতা মন থেকে দূর করে ফেলতে হবে। সেটা শিক্ষা দিয়ে হতে পারে, শিক্ষা তো লাগবেই, সেটা ভালো পেরেন্টিং দিয়ে হবে, নন ফর্মাল এডুকেশন দিয়ে হবে, স্পিরিচুয়াল কোশেন্ট, ইমোশনাল কোশেন্ট দিয়ে হবে। আর লাস্টে একটা কথা বলছি, আমাদের নলেজ টু বি ট্রান্সফর্মড ইনটু প্র্যাকটিস, কিন্তু হুইচ ওয়ান ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, নলেজ, অ্যাটিটিউড অর প্র্যাকটিস? তোমাদের কি মনে হয়? যদি নলেজ KNOWLEDGE অ্যালফাবেটিক্যালি অ্যাড করা হয় বোধহয় 95 বা 96 আসে, প্র্যাকটিস যদি অ্যাড করো তাহলে সেটা 70 অ্যারাউন্ড আসে, কিন্তু ATTITUD ইফ ইউ অ্যাড তাহলে কিন্তু দ্য রেজাল্ট ইজ 100. So we all have to develop our positive attitude in order to build a nation which is hassle free, which is hazard free, and which is absolutely inclusive of all, where no biasness will be there and we all will be safe and protected. You have to retaliate. I tell you one thing, एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है, शायद पता हो भी, those who have studied in English medium, when I was in Xavier's in the kindergarten, I used to be told by the teachers कि महिलाओं के लिए जानते हैं आप शब्द कौन सा यूज किया जाता है? weaker sex, fairer sex. हाँ सर। आप इसके खिलाफ बात कीजिए, आपकी ये इसका मुखालिफत कीजिए, इसका खिलाफत कीजिए आज, ঠিক আছে? इसका मजम्मत कीजिए। আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, অত কিচ্ছু করতে হবে না, আমাদের না খুব বেশি নলেজ হয়ে গেছে, ঠাঁটিয়ে চাপ থাপ্পড় মারবেন, অত নলেজ ফলেজের কোনো দরকার নেই, এক্সেস নলেজ হয়ে গেছে আমাদের। You have seen a meme आया था, एक लड़का फोन करके टीचर को पूछ रहा है कि सर मेरा 40 साल उम्र हो गया है, a+b² = a²+2ab+b², अभी तक ये काम में नहीं आया था, आप हमको क्यों इतना मारते थे बचपन में? बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया हम में। मैं आपको बता रहा हूँ, इन द हिंदी हार्टलैंड, आई बिलोंग टू झारखंड एंड बिहार, ओके, बेसिकली इन द हिंदी हार्टलैंड बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है कि अगर तुमको एक मारे तो 2 मार के वापस आओ तुम। क्या दीपू जी मैं कह रहा हूँ कि नहीं सही? दिस इज द सिनारियो। अगर आप सही हो तो, जस्ट हो तो, फेयर हो तो। दीपू जी ने मुझसे पूछा था इलेक्शन के बाद, मुझे याद है, कि इतना हिंसा क्यों होती है पश्चिम बंगाल में, जबकि पश्चिम बंगाल सबसे भद्र जगह है। पीपल आस्क दिस क्वेश्चन टू मी इन चेन्नई, इन दिल्ली, wherever I go. I tell them yes, it is because West Bengal is a very gentlemanly state
दैट इज द रीजन वी हैव मैक्सिमम पॉलिटिकल वायलेंस. अब बिहार में जाके बोलिए तुम बूथ कैप्चरिंग करेंगे, जिंदा आपको वहीं पे काट के फेंक देगा. आई एम टेलिंग इट ऑन लाइव शो, बिकॉज द क्वेश्चन इज दे नो हाउ टू रिटेलिएट, हाउ टू टेक रिवेंज. कौन सही है कौन गलत है इसका विचार आपको करना सीखना पड़ेगा. ज्यादा नॉलेज नहीं, सिर्फ एक नॉलेज, कौन सही है कौन गलत है, कौन सच है कौन झूठ है कौन सफेद है. I am not encouraging that you take law in your own hands, but at least you fight back. অনেকে লটা জানেই না. আমাকে পুলিশ আটকে রাস্তায় আজকে বলছি, পুলিশ আটকে আগে বলেছিল আপনার কাগজ দেখান, আমি তাদেরকে জেরক্স দেখিয়েছিলাম, বলে জেরক্স তো চলবে না, আপনি এমভিআই রুলস দেখে নিন, জেরক্স চলবে. That is where you should know the law, you should be conversant with law. That is extremely important. You have to fight, you have to be conversant with law. Okay, thank you. बिल्कुल. लेकिन There is a response to fear, that is flight and fight. सबसे पहले मैं एक चीज So fight. बहुत स्पष्ट कर Correctly. दूं कि परागदा Fight ने correctly. जो भी बात कही That's है very important वो because- हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं. Yes, yes, बिल्कुल yes, भी yes, हिंसा को yes, हमारे yes, प्लेटफॉर्म yes, से yes. बढ़ावा नहीं दे रहे हैं. वो ये समझा रहे हैं कि किसी भी चीज प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. वो बस यही समझा रहे हैं. जी. तो जैसे चाहते आप इंडिया अगर- में आप आपने अगर देखा सच था हो- इंडिया और अर्जेंटीना का मैच से पहले शाहरुख खान जो कबीर खान का रोल कर रहे थे बोल रहा था जो वो एक मारे तो दो मारो, आइदर आप खुद टूटो और उनको टूट. And there is a तोड़ दो. misinterpretation तो of the एकाकिंतु film Animal. misinterpretation जन Animal हुआ है. का misinterpretation हुआ है कहीं जगह पे, मैं बता रहा हूँ. Animal में जो बताया गया है आप देखेंगे, if the man is so aggressive, at the same time the man is sitting at the feet of his husband, of his wife. Have you seen that scene? It has been misinterpreted. Animal instinct हमारे में क्यों आ रहा है, toxicity क्यों आ रहा है? It is because of too much of consumption of pesticide generated food, due to color, due to so much of toxicity, free radicals inside our body. 2 मिनट का समय है one of हमारे the पास. factor. One of the বলছি factor, যে बिल्कुल. মারের কথাটা আসছে যেখানে যে মারি আজকাল তো মানে আমরা স্কুলে কোনো টিচার একটা মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারে না। আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমি এখনই বলে দিচ্ছি কেন হাত দিতে পারে না, এখনই আপনাকে বলে দিচ্ছি. আই এম গিভিং ইউ দ্য ফ্যাক্টস. আমি এখনই আপনাকে বলে দিচ্ছি. খুব ভালো পয়েন্ট তুলেছেন আপনি. একটা কথা ছিল আমাদের, স্পেয়ার দ্য রড স্পয়েল দ্য চাইল্ড. সুপ্রিম কোর্ট 2000 কর্পোরিয়াল পানিশমেন্ট, শারীরিক দণ্ড गैर कानूनी. सुप्रीम कोर्ट की बोलो, इट इज अनलॉफुल दैट यू कैनॉट बीट चिल्ड्रन इन स्कूल. इन 2010 सुप्रीम कोर्ट again said through the right to education in 2009 that you cannot beat children. Yes ma'am, you proceed. नहीं बिल्कुल, ये तो एक अलग मुद्दा ही है कि किस तरह वो शायद ये समझना चाह रही है कि शासन किस तरह से करें, जितना मैं समझ रहा हूँ. आप अगर जस्ट हो तो आपको आघात करना पड़ेगा. तो गीता में भी लिखा हुआ है कि जो आपके सामने है वो आपके परिवार के लोग नहीं है, वो अधर्मी है, इसलिए आपको उनको वध करना पड़ेगा. देयर इज डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड वध. वध भी एक फिल्म आया था. 30 सेकंड में মানে आपका আমি जो বলছি हम স্কুলে लोगों को এমন ঘটনা ঘটেছে মারার পরে সেই টিচারকে রীতিমতো স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো জিনিস আনলফুল হয় मैं समझता সেটা हूँ করলে তো অসুবিধা হবে. আর দ্বিতীয় কথা, না, না, মানে- এখন মানুষকে কাউন্সিলিং করে তাকে সঠিক দিশাটা দেখাতে হবে. এখন কিন্তু জেলকেও সংশোধনাগার বলা হয়. কাজেই মানুষের যেটা অন্ধকার ছিল সংশোধন করতে হবে. All I want to say over মারা here is, কিন্তু সেই মারা I নয়, want মানে to say একটা something. हम लोगों को मैडम कभी पूरी बात नहीं पढ़ाई गई. हम लोगों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म. इसके साथ एक और बात है, धर्म हिंसा तथोच है. मतलब आप अहिंसा तो कीजिए, लेकिन आपके विरोध में कोई खड़ा हो तो उसके लिए भी शस्त्र लेके आप खड़े हो जाइए. इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए. जैसे भी हो ऐसी स्थिति लाइए कि सामने वाला यदि आपके सामने खड़ा है तो आप में इतनी हिम्मत हो कोई एक थप्पड़ उसको जोर से लगा सकें. ये ताकत आपके अंदर आनी चाहिए. এটাই তো, একটা টিচার কতটুক মারতে পারে, কিন্তু তাকে স্কুল থেকে বের করে দিচ্ছে বা জাস্ট একটু টাচ করছে, গিয়ে বাড়িতে রিপোর্ট করছে যে আমাকে সে টাচ করছে, এর জন্য টিচারকে মানে সরিয়ে দিতে এটা হচ্ছে। খুব দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে হ্যাঁ। স্টুডেন্ট টিচার সম্পর্কটা শ্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে, এটা যার ফলে করে দিচ্ছে, এর গার্জিয়ানশিপ জন্য guardian রা ওনারশিপ দায়ী, এটা হচ্ছে. guardian What রা is the কিন্তু reason? দায়ী। The আমরা answer is এত pornography. পুতু পুতু করে মানুষ What is the reason and what is the answer to this? Pornography. What kind of porns are there? একদম Please read about it. There are relationship between students and teachers on pornography. How can you expect a child to respect? How can you expect a student to respect a teacher? उसको तो डर लगेगा ही क्योंकि उसने उतना कुछ कंज्यूम कर रखा है. We have to understand, and I want to conclude over here. We are talking about aggression. We are talking about fighting back right.
इसका मतलब ये नहीं है कि आप शस्त्र उठा के किसी को मार दो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स में आपको सही करना है, गलत नहीं करना है। दैट इज द कंक्लूडिंग लाइन फॉर मी। Yes, ma'am. Actually, we are not promoting violence here. सभी ने ऐसा कहा है. We are telling that you have to. You are learning karate. Why are you learning karate? अब उसको गीता का पाठ सुनाइएगा. जब कुछ छेड़ेगा आप गीता का पाठ सुनाइएगा. तब मारिएगा कि नहीं उसको. तब तो karate क्यों सीख रहे हैं आप? স্যার এই কথাতে লাস্ট একটা This কথা is বলতে চাই। self-defense. We are talking about self-defense. That you should have the power in yourself to defend yourself. हर कंट्री के आर्मी को डिफेंस कहा जाता है, ऑफेंस नहीं कहा जाता है। तब तो हमको युद्ध करना बंद कर देना पड़ेगा। पाकिस्तान आइए, ले लीजिए, हमको मारिए, पीटिए, खत्म कीजिए। স্যার আমি লাস্টে একটাই কথা বলতে চাই যে আপনি একদম ভালো বলেছেন, মানে কাউকে চর মারাটা একদিক থেকে অন্যায়, ঠিক আছে মানছি, কিন্তু আমার মতে এখন আপনারা একটু এই জায়গাটা একটু বলে দেবেন যে প্রত্যেকটা মেয়েরা, এখনকার যুগের প্রত্যেক মেয়েদের কাছে পার্স ব্যাগে কিন্তু লিপস্টিকটা কমন থাকে, কিন্তু কেউ পেপার স্প্রে বা একটা চাকু নিয়েও ঘোরে না। যে আমাকে কেউ যদি একটা চর মারে বা একটা টাচ করে, তুই কেন টাচ করলি, তুই এখনই বল কেন টাচ করলি, এই প্রশ্নটা মেয়েরা আর করেই না, কারণ বাড়িতে এটা শেখানোই হচ্ছে না। আমাদের প্রয়োজন যে মেয়েদেরকে আমরা আগে শেখাই বাড়িতে, তোকে যদি কেউ কিছু বলে আমাকে বলার আগে নিজে দুটো চর মেরে আসিস, কারণ ছেলেরা এই কাজটা করে, কিন্তু কিছু বলেছে ছেলেটা কিন্তু শার্ট করে চর মেরে দেয়, মা বাবাকে বলার প্রয়োজন বোধ করে না। তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মেয়েদেরকে বাড়ির থেকে শেখান, ব্যাগের মধ্যে লিপস্টিক না বাবা, ব্যাগের মধ্যে একটা পেপার স্প্রে নিয়ে চল, কিছু একটা যন্ত্র নিয়ে চল, যাতে তোকে যদি কেউ টাচ করে তুই সাথে সাথে তার রিপ্লাই দে। ম্যামও যেরকম বলেছেন খুদ কো সুরক্ষা খুদ কো করনা চাই। তুমি ছোট নয় যে তোমার মা বাবা শেখাবে, এখন তুমি নিজে শিখবে নিশ্চয়ই এবং অন্যদের শেখাবে। এটাই আপনারা এইটা একটু বলে দিন। তবে আমার মনে হয় আমরা যদি নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রোটেক্ট করি না, রেপ কেন, কেউ আমাদেরকে টাচ করতে বা দুটো খারাপ কথা বলার জন্য 10 বার চিন্তা করবে, 10 বার চিন্তা করবে। আসলে আমাদের এটা একটু ভালো করে বলে দিন। ভুল ধারণা যে ওমেন্স দে আর উইকার সেক্স। যখন জন্মায়, এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তখন মেল বেবির থেকে ফিমেল বেবির ফাইটিং স্পিরিট বেশি থাকে, যার ফলে যারা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে জন্মায়, আমরা দেখেছি ফিমেল বেবির ক্ষেত্রে আউটকাম ইজ বেটার। কাজেই পরবর্তীকালেও যাতে তারা শক্তিশালী হতে পারে তার জন্য শুরু থেকেই চেষ্টা করতে হবে। এখন কিন্তু সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে। কোভিডের সময় আমাদের একটা ফলস পারসেপশন ছিল যে বোধহয় স্কুল ড্রপ আউট মেয়েদের বেশি হয়েছে, কিন্তু স্কুল ড্রপ আউট ছেলেদের বেশি হয়েছে। এখন কিন্তু সোসাইটি অনেক চেঞ্জ হচ্ছে। আমার মনে হয় আমরা জাগছি। আগে কি ভুল হয়েছে, কোনটা হলে ভালো হতো, সেটা বেশি চর্চা না করে কিভাবে আমরা সামনের দিকে এগোবো, হোয়াট ইজ আওয়ার ওয়ে ফরওয়ার্ড, যেগুলো আমরা সবাই মিলে আলোচনা করলাম। আমার মনে হয় ইমপ্লিমেন্টেশন অফ নলেজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা প্রত্যেকে রচনায়, ইংলিশে হোক, বাংলা বা হিন্দিতে হোক, উপসংহারে যত ভালো ভালো কথা লিখেছি ছোটবেলার থেকে, সেগুলো যদি সব আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতাম বা বিশ্বাস করতাম, শুধু যদি নম্বর পাওয়ার জন্য বা বক্তৃতায় হাততালি পাওয়ার জন্য না বলতাম, তাহলে কিন্তু আমাদের দেশটা সোনায় মুড়ে যেত। কাজে আমার মনে হয় হোয়াট ইউ বিলিভ, হোয়াট ইউ উইল প্র্যাকটিস, জাস্ট সেটাই বলো, বাদ বাকিটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। बिल्कुल, बहुत सही। और अंत में डॉक्टर साहब की इसी बात के साथ ये जो ओपन डिस्कशन है इसको हम समाप्त करेंगे, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, एक बाध्यता है कि सर ने कहा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडुकेशन। तो एक महान विचारधारक ने कहा था कि शिक्षा से चेतना आती है और चेतना से क्रांति। लेकिन अब वो दौर है शायद कि उसमें हमें ये जोड़ने की ज़रूरत है कि क्रांति से ही मुक्ति मिलेगी, और शायद इसी दिशा में समाज भी आगे बढ़ रहा है। और यही इस डिस्कशन का भी अंत में ये कंक्लूजन यही निकलता है कि सब में अपने आप उस चेतना को डेवलप करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने जो कहा, हमारे साथ प्रतिमा जोशी मैम है, उन्होंने भी यही कहा। पराग विश्वास सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा। हमारे साथ डॉक्टर सविता मिश्रा जी हैं, उनके बात का भी यही मतलब था। करण सिंह जैन जी भी यही कह रहे थे, हमारे साथ हैं। और स्टेफी जी भी यही बात कह रही थी, अलग अलग तरीके से, लेकिन घूम फिर कर बात यही निकल रही है कि चेतना अपने अंदर जगाना, अपने अंदर लाना सबसे पहले ज़रूरी है। और इन्हीं बातों के साथ फ़िलहाल आज का ये जो ओपन डिस्कशन है SK लाइव पे हम समाप्त कर रहे हैं। हमारे तमाम जो ऑडियंस भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। और सिर्फ एक बात कह के हम इस आज के ओपन डिस्कशन को ख़त्म करेंगे कि डॉक्टर साहब की बात मैं कोट कर रहा था कि हम सब मनुष्य हैं, मानव हैं। जेंडर को अगर हम छोड़ दें तो सबसे पहले हम
अपने अंदर की मानवता, आप सभी की मानवता, अपने अगल बगल के सभी लोगों के अंदर जो मानवता, ह्यूमैनिटी है, उसकी रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए एसके लाइव। Can you believe this? के तपाईलाई थाहा छ सिलिगुडी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट, साथै सिलिगुडीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलिगुडीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपैयाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलिगुडीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001। Can you